एपिसोड 4 आप सुन रहे हैं खालिद हुसैनी का लिखा हुआ उपन्यास 1000 सन्स का हिंदी रूपांतरण। काबुल, बसंत 1987। अधिकतर सुबहों की तरह उस सुबह भी 9 साल की लैला बिस्तर से उठी तो अपने दोस्त तारिक की झलक पाने को बेताब थी। हालांकि वो जानती थी कि आज वो तारिक को देख नहीं पाएगी। तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो? उसने तारिक से पूछा था जब तारिक ने उसे बताया था कि उसके अम्मा अब्बू उसे दक्षिण के शहर गजनी में उसके चाचा के घर ले जा रहे हैं। 13 दिन। 13 दिन? इतने लंबे भी नहीं हैं। तुम मुंह बना रही हो लैला? नहीं, मैं तो नहीं बना रही। हाँ, तुम रोने जा रही हो? बोलो। हाँ, मैं रोने नहीं जा रही और तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, 1000 बरसों में भी नहीं। लैला ने उसके घुटनों पर मारा, नकली घुटने पर नहीं बल्कि असली घुटने के ऊपर, और तारिक ने मजाक में उसके सर के पीछे जाकर चपत मारी। 13 दिन, पूरे 2 हफ्ते, और बस 5 दिनों में ही लैला ने वक्त के बारे में ये बुनियादी तथ्य जान लिया कि तारिक के अब्बा के ऑर्कोडियन की तरह जिस पर वो कभी कभी पुराने पश्तो गीत बजाया करते थे, वक्त भी तारिक की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में ऐसे ही खिंचता और सिकुड़ता है। नीचे उसके अम्मी अब्बू लड़ रहे थे फिर से। लैला रोज़ की इस आदत को जानती थी। उसकी मम्मी तेज़ ना दबने वाली, तेज़ तर्रार और ज़ोर ज़ोर से बोलने वाली औरत थी। बाबी भेड़ की तरह ऊँघते बैठे रहते और आज्ञाकारी की तरह सर हिलाते रहते और आंधी के गुजर जाने का इंतज़ार करते। लैला अपना दरवाज़ा बंद करके कपड़े बदलने लगी, लेकिन तब भी वो आवाज़ें सुन सकती थी। वो अब भी अम्मी की सुन सकती थी। आखिरकार एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। सीढ़ियों पर धम धम चलने की आवाज़ आई। अम्मी का बिस्तर जोर से बजा और ऐसा लगा कि बाबी एक और दिन देखने के लिए बच गए थे। लैला, बाबी ने अब पुकारा, मुझे काम के लिए देर हो रही है। 1 मिनट बाबी। लैला ने जूते पहने और जल्दी से अपने कंधों तक लंबे घुंघराले बालों को, सुनहरे बालों को शीशे में देखते हुए कंघी की। मम्मी हमेशा लैला से कहती थी कि उसे अपने बालों का रंग और इसके साथ साथ मोटी ब्राउनियों वाली फ्रोज़ी आंखें, गालों में पड़ने वाले गड्ढे, गालों की ऊंची हड्डियां और उभरा हुआ निचला होठ विरासत में मिले हैं। लैला ने इन्हें अपनी अम्मी की परदादी से हासिल किया है। वो एक परी थी, अम्मी बताती। उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरी घाटी में होते थे। एक खूबसूरती हमारे ख़ानदान में बाद की 2 पीढ़ियों तक किसी भी औरत को नहीं मिली, लेकिन यकीनन तुमको वो हासिल हुई है लैला। अम्मी जिस घाटी की बात कर रही थी वो पंचशील घाटी थी, जो काबुल से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व स्थित फारसी बोलने वाले ताजिक लोगों का इलाका थी। अम्मी और भाभी दोनों पंचशील में ही जन्मे और पले बड़े। वो पहले रिश्ते में चचेरे भाई बहन थे। वो 1960 में नई नई शादी के बाद उम्मीद से भरे हुए काबुल आए, जहाँ भाभी ने काबुल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। लैला सीढ़ियों पर तेज़ी से उतरते हुए उम्मीद कर रही थी कि अम्मी दूसरी दौड़ के लिए फिर अपने कमरे से बाहर ना आ जाए। उसने भाभी को स्क्रीन वाले दरवाजे के पास घुटने तक झुके पाया। तुमने ये देखा लैला? स्क्रीन में कई हफ्तों से दरार सी बनी हुई थी। लैला ने उनके बगल में जाते हुए कहा, नहीं, नया होगा। मैंने भी फरीबा से यही कहा था। वो भीतर से हिले हुए, सुकड़ गए से लग रहे थे, जैसा अम्मी के बरसने के बाद वो हमेशा लगते थे। वो कह रही थी कि इसमें मधुमक्खियाँ आती रही हैं। लैला का दिल उनके लिए भर आया। भाभी एक छोटे कद के, दुबले कंधों वाले और पतले, नाजुक और लगभग औरतों जैसे हाथों वाले आदमी थे। रात में जब लैला भाभी के कमरे की तरफ जाती तो हमेशा उनके चेहरे को किसी किताब में डूबा हुआ पाती। उनका चश्मा उनकी नाक की नोक पर टिका रहता। कभी कभी वो इस पर ध्यान भी नहीं देते कि लैला वहाँ है। जब वो ध्यान देते तो अपने पन्ने पर निशान लगाकर बंद होठों से दोस्ताना तरीके से मुस्कुरा देते। भाभी ने रूमी और हाफिज़ की गज़लों को जज्ब किया हुआ था। वे अफ़गानिस्तान को लेकर ब्रिटेन और जारशाही रूस के बीच संघर्ष के बारे में गहराई से बातें कर सकते थे। वो पत्थर के आरोही और अवरोही निक्षेपों के बारे में भी जानते थे और ये बता सकते थे कि धरती और सूरज के बीच को दूरी काबुल और गजनी के बीच 15 लाख बार सफ़र करने के बराबर है। लेकिन अगर लैला को मिठाई का एक मर्तबा जोर लगाकर खुलवाना होता तो उसे अम्मी के पास ही जाना पड़ता। भाभी दरवाज़ों को चरमरा कर खुलते बंद होते देखते रहते, लेकिन उनके कब्ज़ों में कभी तेल नहीं लगाते। छतें जब से लगी थीं तब से चू रही थीं। किचन के कैबिनेट में फफूंदियाँ चुनौतियाँ देती हुई पनपती रहती।
अम्मी अब बताती कि 1980 में नूर के साथ सोवियतों के खिलाफ लड़ाई के लिए जिहाद में शामिल होने से पहले अहमद इन चीज़ों पर पूरे फ़र्ज़ के साथ गौर करता था। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई किताब हो जिसे पढ़े जाना ज़रूरी हो, वो कहती, तो फिर हाकिम तुम्हारे ग़ुलाम है। अब भी लैला इस बात को भूल नहीं पाई थी कि कभी ऐसा भी वक्त था जब बाबी की किताबों से मोहब्बत को अम्मी भी अच्छा मानती थी। ये अहमद और नूर के सोवियत के खिलाफ जंग पर जाने से पहले का वक्त था। बाबी द्वारा उनको जंग पर जाने देने से पहले का वक्त, जब वो भी बाबी के भूल जाने की आदत और अकुशलता पर रीझ जाती थी। तो आज कौन सा दिन है? बाबी ने नखरे से मुस्कुराते हुए पूछा। 5वां या 6ठा दिन? मुझे क्या परवाह है, मैं कोई गिन कर रखती हूँ। लैला ने झूठ बोलते हुए कंधे झटके, लेकिन बाबी का याद रखना उसे अच्छा लगा। अम्मी को पता ही नहीं था कि तारिक चला गया था। खैर, उसकी फ्लैश लाइट तुम्हारे पता लगने से भी पहले बुझ जाएगी। बाबी ने लैला और तारिक के रातों में सिग्नल के खेल की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो ये खेल इतने अरसे से खेलते आ रहे थे कि अब ये रातों को सोने से पहले दांत में ब्रश करने जैसी आदत बन गई थी। बाबी ने स्क्रीन की दरार पर उंगलियां फेरी। मौका मिलते ही मैं इसे ठीक करा दूंगा। अब चलना बेहतर होगा। उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची कर ली और सिर उठाकर कहा, हम जा रहे हैं फरीबा, मैं लैला को स्कूल ले जा रहा हूँ, उसे वापस ले आना मत भूलना। बाहर बाबी की साइकिल के करियर पैक पर सवार होते ही लैला ने सड़क पर एक कार को देखा जो उस घर के सामने खड़ी थी जहाँ जूते बनाने वाला रशीद अपनी तन्हा बीवी के साथ रहता है। ये नीले रंग की एक बेंच थी जिस पर एक मोटी सफ़ेद पट्टी इसके हुड छत और ट्रंक को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही थी। इस मोहल्ले में ऐसी कार गैर मामूली बात थी। लैला देख सकती थी कि भीतर 2 मर्द बैठे हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के पीछे और दूसरा पीछे की सीट पर। ये कौन है भाभी? लैला ने पूछा। ये हमारा काम नहीं, बैठ जाओ, स्कूल के लिए तुम्हें लेट हो जाएगा। लैला को एक और लड़ाई याद आई और इस बार अम्मी बाबी के सर पर सवार थी और दांत भींचते हुए कह रही थी, यही तुम्हारा काम है कि तुम्हारा कोई काम नहीं है ना भाईजान? यहाँ तक कि तुम्हारे अपने बेटे जंग पर चले गए। कैसे मैंने तुमसे फरियाद की थी, लेकिन तुमने अपनी नाक उन मरी किताबों में घुसा ली और हमारे बेटों को हरामियों के जोड़ों की तरह चले जाने दिया। बाबी साइकिल में पैडल मारने लगे और पीछे बैठी लैला ने अपने हाथों को उनके पेट के गिर्द लपेट लिया। नीली बेंच के पास से गुजरते हुए लैला को पिछली सीट पर बैठे आदमी की एक झलक मिली। वो पतला सफ़ेद बालों वाला एक आदमी था जिसने गहरे भूरे रंग का सूट पहन रखा था और तिकोना रुमाल सीने वाली जेब में लगा रखा था। जिस दूसरी बात पर वो गौर कर पाई वो ये थी कि कार में हैरात की लाइसेंस वाली नंबर प्लेट थी। बाकी रास्ते वो चुपचाप चलते रहे। बस मोड़ पर सावधानी से ब्रेक लगाते हुए बाबी कहते थे, पकड़े रहो लैला, धीरे धीरे। हाँ। उस दिन तारिक की गैर मौजूदगी और अम्मी अब्बू की लड़ाई के बीच लैला को क्लास में मन लगाने में मुश्किल हो रही थी। इसलिए रोमानिया और क्यूबा की राजधानियों के नाम बताने के लिए टीचर ने जब लैला का नाम पुकारा तो वो पकड़ी गई कि उसका ध्यान कहीं खोया हुआ था। टीचर का नाम संजयी था, लेकिन टीचर की पीठ पीछे बच्चे उसे खाला रंगमाल कहते थे। इस नाम के ज़रिए वो पिटाई के टीचर के पसंदीदा तरीके की तरफ इशारा करते। जब वो किसी बच्चे को थप्पड़ मारती तो पहले हथेली से, फिर पीछे की तरफ से और फिर सामने से और फिर पीछे से, मानो कोई पेंटर रंगमाल ब्रश फेर रहा हो। खाला रंगमाल तीखे चेहरे और घनी भौहों वाली एक नौजवान औरत थी। स्कूल के पहले दिन ही उसने क्लास में बड़ी शान से ऐलान कर दिया था कि वो खोश्त के एक गरीब परिवार की बेटी है, एक किसान की। वो सीधी खड़ी थी और उसके गहरे काले बाल कसकर पीछे की ओर जूड़े में बंधे हुए थे। इसलिए जब भी खाला रंगमाल मुड़ती तो लैला उनकी गर्दन पर खड़े नन्हे बालों को देख सकती थी। खाला रंगमाल ने ना कभी मेकअप किया था और ना ही वो कभी गहने पहनती थी। उसने ना लड़कियों को पर्दा करने का कहा और ना ही इससे रोका। उसने कहा कि औरत और मर्द हर तरह से बराबर होते हैं। अगर मर्द पर्दा नहीं करते तो किसी औरत के पर्दा करने की कोई वजह ही नहीं थी। उसने बताया कि अफ़गानिस्तान के साथ सोवियत संघ दुनिया का सबसे अच्छा कौम था। ये अपने कामगारों को लेकर रहमदिल था और उसके सारे लोग बराबर थे। सोवियत संघ में हर एक आदमी खुश और दोस्ताना था। इसके उलट अमेरिका में जुर्म के ढेर से
बहुत सारे लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे। उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान में भी तरक्की के मुखालिफ पिछड़े हुए डाकुओं को एक बार हरा दिया जाने के बाद हर कोई खुश रहेगा। पिछड़े हुए डाकुओं को एक बार हरा दिया जाने के बाद हर कोई खुश रहेगा। इसलिए 1979 में हमारे सोवियत कॉमरेड यहाँ अपने पड़ोसी का हाथ बटाने आए। वो उन जंगलियों को हराने के लिए आए जो चाहते थे कि हमारा देश पिछड़ा हुआ कबीलाई कौम बना रहे। और बच्चों, तुमको भी हाथ बटाना चाहिए। अगर कोई इन बागियों के बारे में कुछ जानता हो तो तुम इसकी खबर दो। ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम सुनो और सुनकर खबर दो। अगर ऐसे लोग तुम्हारे अपने अम्मी अब्बू हों, अपने चाचा चाची हों, तब भी खबर दो, क्योंकि उनमें से कोई भी तुम्हें उतना प्यार नहीं करता जितना तुम्हारा देश तुमसे प्यार करता है। तुम्हारा देश पहले आता है, याद रखना। मुझे तुम पर नाज होगा और देश को भी। खाला रंगमाल के पीछे दीवार पर एक सोवियत संघ का और एक अफ़गानिस्तान का नक्शा था। मौजूदा कम्युनिस्ट सदर नजीबुल्लाह का एक फ्रेम किया हुआ फ़ोटो था, जिसके बारे में बाबी कहते थे कि वो कभी ख़तरनाक अफ़गानी खुफिया पुलिस खात के मुखिया थे। वहाँ दूसरे कुछ फ़ोटो भी थे, जिनमें मुख्यतः किसानों से हाथ मिलाते, सेब के पौधे रोपते, घर बनाते और मिलनसारिता से मुस्कुराते हुए जवान सोवियत फ़ौजों को दिखाया गया था। खैर, क्या मैंने दिन में सपने देखने वाली तुम्हारी इनकलाबी लड़की को परेशान कर दिया है? खाला रंगमाल ने लैला का नाम इनकलाबी लड़की रख छोड़ा था, क्योंकि वो 1978 के अप्रैल तख्ता पलट की रात पैदा हुई थी। फ़र्क ये था कि अगर कोई तख्ता पलट शब्द का इस्तेमाल कर दे तो खाला रंगमाल खफा हो जाती थी। इस तारीख को जो हुआ था उसे खाला एक इनकलाब कहती थी। उनके लिए एक गैर बराबरी के खिलाफ कामगारों की बगावत थी। इसी तरह जिहाद शब्द के इस्तेमाल पर भी मनाही थी। उनके मुताबिक सूबों में कोई जंग नहीं हो रही थी, बल्कि वहाँ कुछ उपद्रवी लोग छुटपुट लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, जिनको कुछ लोग उकसावा दे रहे थे। इन उकसावा देने वाले लोगों को खाला विदेशी उकसावेबाज कहती थी। और यकीनन उनकी मौजूदगी में कोई भी इस बढ़ती हुई अफवाह के बारे में बात नहीं कर सकता था कि 8 साल की लड़ाई के बाद सोवियत जंग हार रहे थे। ख़ासतौर से अब जब अमेरिकी सदर रीगन ने सोवियत हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने के लिए मुजाहिदीनों को स्टिंगर मिसाइल से लैस करना शुरू कर दिया था। और अब पूरी दुनिया से मुसलमान इस मकसद के साथ जुड़ रहे हैं। मिस्र, पाकिस्तानी और यहाँ तक कि कई सऊदी लोग भी, जो अपने पीछे दसियों लाख लोगों को छोड़कर जिहाद में शामिल होने अफ़गानिस्तान आए हैं। बुखारेस्ट, हवाना, लैला किसी तरह जवाब दे पाई। और ये देश हमारे दोस्त हैं या नहीं? ये दोस्त है मुअम्मिल साहिबा, वो दोस्ताना देश है। खाला रंगमाल ने रूखेपन से सर हिलाया। जब स्कूल में छुट्टी हुई तो लैला को अम्मी वहाँ नहीं दिखी, जिनको वहाँ होना चाहिए था। लैला घर लौटने के लिए आखिरकार अपनी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों गीती और हसीना के साथ होली। गीती एक खूब मोटी तगड़ी लड़की थी, जिसके अपने बालों की 2 चोटियाँ बनाकर उसमें रबड़ बैंड लगा रखे थे। वो हमेशा नाक बहुत चढ़ाए रखती थी और अपनी किताबों को सीने पर ढाई की तरह चिपका कर चलती। हसीना 12 की थी और लैला तथा गीती से 3 साल बड़ी थी, लेकिन तीसरे दर्जे में 1 बार और चौथे में 2 बार फेल हो चुकी थी। वो अकल में कमी की भरपाई शरारतों से करती और गीती कहती कि उसका मुंह सिलाई मशीन की तरह चलता है। ये हसीना ही थी जिसने टीचर का नाम खाला रंगमाल रखा था। आज हसीना मुफ्त में सलाहें बांट रही थी कि शादी के बदसूरत दावेदारों को कैसे भगाया जाए। अचूक तरीका है, इसके काम करने की गारंटी है, कसम खाकर कहती हूँ। हाँ, ये बेवकूफ़ी है। रिश्ता आने के लिहाज से मैं अभी बहुत छोटी हूँ। तुम इतनी छोटी भी नहीं हो। जो भी हो, कोई भी मेरा हाथ मांगने नहीं आने वाला। ऐसा इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी है प्यारी। गीती का हाथ अपनी ठोड़ी तक उठा और उसने चौकन्ना होकर लैला की तरफ देखा, जो दया के साथ उसकी तरफ देख रही थी। लैला ने सर झटक कर उसे तसल्ली दी। लैला अब तक जितने लोगों से मिली थी उनमें गीती सबसे कम मजाकिया लड़की थी। बहरहाल लड़कियां, क्या तुम जानना चाहती हो कि क्या करना चाहिए? बताओ। लैला, और क्या नहीं करना चाहिए? लैला ने कहा। सेम 4 कटोरे से कम नहीं। शाम को पोपले मुंह वाला गिलगिट हाथ मांगने आता है, लेकिन सही वक्त लड़कियों, सही वक्त ही तो सब कुछ है। जब तक उसे चाय देने का वक्त ना आए तब तक पटाखे को दबाए रखो। मैं याद रखूंगी, लैला ने कहा
और वो भी याद रखेगा। लैला कह सकती थी कि उसे इस सलाह की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हाल फिलहाल में बाबी का इरादा उसे दूर करने का नहीं था। हालांकि बाबी काबुल की विशालकाय ब्रेड फैक्ट्री सीलों में काम करते थे, जहां वो गर्मी और शोर करती मशीनरी के बीचों बीच बड़े बड़े तंदूरों को धधकाते और चक्कियों को चलाते थे। लेकिन वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे इंसान थे। कम्युनिस्टों द्वारा निकाल दिए जाने से पहले वो एक स्कूल टीचर हुआ करते थे, और ये 1978 के तख्ता पलट के फ़ौरन बाद की घटना है, जब सोवियतों को देश पर हमला किए हुए 1.5 साल हुए थे। बाबी ने लैला के सामने छोटी उम्र से ही ये बहुत साफ कर दिया था कि उसकी ज़िंदगी में उसकी हिफाजत के बाद सबसे अहम चीज़ पढ़ाई लिखाई है। मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अभी समझ लो और सीख लो, उन्होंने कहा था। शादी इंतज़ार कर सकती है, लेकिन पढ़ाई नहीं। तुम एक बहुत बहुत ही समझदार लड़की हो, सचमुच में तुम हो। तुम जो चाहे वो बन सकती हो लैला। मैं तुम्हारे बारे में ये बात जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी तो अफ़गानिस्तान को अपने मर्दों जितनी ही तुम्हारी भी ज़रूरत होगी, शायद उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि किसी भी समाज की कामयाबी की तब तक गुंजाइश नहीं होती जब तक उसकी औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती। लैला, कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन लैला ने हसीना से नहीं कहा कि बाबी ने उनसे ये बात कही थी कि वो उनके जैसा अब्बू पाकर कितनी खुश थी, या उसके अब्बू उसका जितना आदर करते थे इस पर उसे कैसे नाज होता था, या कैसे वो अपनी आगे की पढ़ाई को लेकर अपने अब्बा जितनी ही पक्की थी। पिछले 2 बरस से लैला अव्वल नुमरा सर्टिफिकेट हासिल करती आ रही थी, जो सालाना रूप से हर एक दर्जे में अव्वल आने वालों को दिया जाता था। उसमें इनमें से कुछ भी हसीना को नहीं बताया। हालांकि उसके अब्बा एक बुरे मिजाज वाले एक टैक्सी ड्राइवर थे, जो अगले 2 या 3 बरसों में उसकी शादी कर देने वाले थे। हसीना कभी कभार ही गंभीर होती थी, और ऐसे ही एक मौके पर उसने लैला को बताया था कि ये पहले ही तय हो चुका था कि उसकी शादी अपने एक चचेरे भाई से होगी, जो उससे 20 साल बड़ा था, और लाहौर में एक उसकी ऑटो की दुकान थी। मैंने उसे 2 बार देखा है, हसीना ने बताया। हर बार वो अपना मुंह खोल कर खाता था। सेम लड़कियों, हसीना ने कहा। याद रखना, बेशक जब तक कि शरारत से हंसते हुए उसने लैला को कोहनी मारी, तुम्हारा एक पैर का बांका नौजवान शहजादा दरवाज़ा ना खटखटाए तब। लैला ने कोहनी को चपत लगाकर परे कर दिया। अगर कोई तारिक के बारे में ऐसा कहता तो वो बुरा मान जाती, लेकिन वो जानती थी कि हसीना बुरा चाहने वाली नहीं थी। वो मजाक उड़ाती थी, और यही वो करती थी। कोई उसके मजाक से बच नहीं पाता था, खुद वो भी नहीं। तुमको लोगों के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, गीती ने कहा। कैसे लोग? जो लोग जंग की वजह से जख्मी हो जाते हैं, हसीना ने मजाक से अनजान गीती ने गंभीरता से कहा। मुझे लगता है कि मुल्ला गीती तारिक पर फिदा है, मैं जानती हूँ। हाँ, लेकिन तारिक ने तो अपनी ज़बान दे दी है, जानती नहीं तुम, है ना लैला? मैं कोई फिदा विदा नहीं हूँ किसी पर भी नहीं। अपनी गली में मुड़ते हुए वो लैला से अलग हो गई, लेकिन उनकी बातें जारी रहीं। लैला 3 ब्लॉकों तक अकेली चलती रही। जब वो अपनी गली में आई तो उसने गौर किया कि नीली बेंच अब तक वहीं रशीद और मरियम के घर के बाहर खड़ी थी। भूरे सूट वाला अधेड़ आदमी अब बैंत पर झुका हुआ हुड से लग कर खड़ा घर को देख रहा था। तभी लैला के पीछे से एक आवाज़ आई। ए पीले बा, इधर देखो। लैला पीछे मुड़ी और उसका स्वागत एक बंदूक की नली ने किया। बंदूक लाल थी और उसका ट्रिगर गार्ड चमकीले हरे रंग का था। बंदूक के पीछे खादिम का मुस्कुराता चेहरा फैला हुआ था। खादिम तारिक की तरह 11 साल का था। वो मोटा लंबा था और उसके दांत बाहर को निकले हुए थे। उसके अब्बा दे माजंग में कसाई का काम करते थे, और खादिम कभी कभी बछड़े के अंतड़ियों के टुकड़े रास्ते से गुजरने वालों पर फेंकने के लिए जाना जाता था। कभी जब तारिक करीब नहीं होता तो खादिम दोपहर के खाने की छुट्टी के दौरान स्कूल के आंगन में लैला के आगे पीछे मंडराता रहता, बुरी नज़र से देखता और शिकायती लहजे में आवाज़ें निकालता। एक बार उसने लैला के कंधे को थपथपाते हुए कहा था, तुम इतनी खूबसूरत हो पीले बाल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब वो बंदूक लहरा रहा था। फिक्र मत करो, वो तुमको दिखेगा नहीं, तुम्हारे बालों पर नहीं। ऐसा मत करो, मैं तुमको चेतावनी दे रही हूँ। क्या कर लोगी तुम? कैसे रोकोगी मुझे?
ओह तारिक जान, हो तुम मुझे इस बदमाश से बचाने क्यों नहीं आते? लैला ने पीछे हटने लगी, लेकिन खादिम ट्रिगर को दबा चुका था। एक के बाद एक गर्म पानी की बौछारें लैला के बालों पर और फिर उसकी हथेलियों पर गिरने लगी, जिनको उसने अपने चेहरे ढकने के लिए उठा रखा था। अब तक छुपे खड़े दूसरे लड़के भी निकल आए थे और खिलखिला रहे थे। गली में सुनी हुई एक गली पर लैला के होठों पर एक गाली आ गई। वो इसका मतलब तो नहीं समझती थी और न इसके पीछे के तर्क की कल्पना कर सकती थी, लेकिन इन शब्दों में तेज़ी थी और अब उसने ये गाली बच्चों की तरफ उछाल दी थी। तुम्हारी अम्मी? कम से कम वो तुम्हारी अम्मी की तरह पागल तो नहीं है? खादिम ने बिना विचलित हुए पलटकर जवाब दिया। कम से कम मेरे अब्बा जंखे तो नहीं है, और जो भी हो तुम अपना हाथ क्यों नहीं सूंघ रही? हाँ हाँ, अपना हाथ सूंघो, अपना हाथ सूंघो। दूसरे बच्चों ने बात पकड़ ली। लैला ने अपने हाथ सूंघे, लेकिन वो सूंघने से पहले से ही जानती थी कि खादिम के इस बात का मतलब क्या है। ये तुम्हारे बालों पर नहीं दिखेगा। वो बहुत जोर से चीखी। इस पर तो बच्चे और जोर से शोर मचाने लगे। लैला घूमी और तेजी से घर की तरफ दौड़ी। उसने कुएं से पानी निकालकर बाथरूम में एक बेसिन को भरा। उसने अपने कपड़े तेजी से उतारे। अपने बालों में साबुन लगाकर वो तेजी से अपने सर पर उंगलियां चला रही थी और अपमान के मारे रोती जा रही थी। उसने कटोरे से बाल धोए और फिर उनमें साबुन लगाया। कई कई बार उसे लगा कि वो उल्टी कर देगी। रोते और कांपते हुए उसने साबुन लगे कपड़ों से अपने चेहरे और गर्दन को तब तक रगड़ा जब तक कि वो लाल नहीं हो गए। साफ कमीज़ और पजामा पहनते हुए उसने सोचा कि अगर तारिक उसके साथ रहा होता तो वो उसके साथ ऐसा नहीं करने देता। खादिम की कभी हिम्मत नहीं होती। बेशक तब भी वो इससे बच जाती अगर अम्मी उसे स्कूल से लाने गई होती। उनको आना चाहिए था। कभी कभी लैला को हैरानी होती थी कि अम्मी ने उसे पैदा करने की जहमत ही क्यों उठाई। अब वो मानती थी कि लोगों को नए बच्चे पैदा करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए अगर उन्होंने अपना सारा प्यार अपने पहले बच्चों के नाम कर रखा हो। ये ठीक नहीं था। उस पर गुस्से का एक दौरा पड़ गया। लैला अपने कमरे में गई और बिस्तर पर ढह गई। जब वो इससे उभरी तो गलियारा पार करके अम्मी के दरवाजे पर जाकर उसने खटखटाया। जब वो छोटी थी तो लैला घंटों उस दरवाजे के बाहर बैठी रहती थी। वो इसको खटखटाती और अम्मी का नाम पुकारती रहती, मानो इस नाम में कोई जादू हो जो तिलिस्म को तोड़ देता। अम्मी, 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 अम्मी। लेकिन अम्मी कभी दरवाज़ा नहीं खोलती और अब भी उन्होंने नहीं खोला। लैला ने नॉब घुमाया और भीतर चली गई। कभी कभी अम्मी के अच्छे मिजाज वाले दिन भी आते। वो एक बेस्तर से चमकती आंखों और खिले मन के साथ उठती। उनका लटकता हुआ निचला होठ मुस्कुराते हुए ऊपर को खिंच जाता। वो नहाती, ताज़े धुले कपड़े पहनती और काजल लगाती। वो लैला से अपने बालों में कंघी करवाती, जिसको लैला बहुत पसंद करती थी। फिर वो अपने कानों में बालियाँ पहनती। उसके बाद वो साथ साथ मंडाई बाज़ार में ख़रीदारी करने जाती। लैला सांप सीढ़ी खरीदती और वो काली चॉकलेट की कतरनें खाती। ये उन कुछ चीज़ों में से थी जो उन दोनों को पसंद थी। मम्मी के अच्छे दिनों का लैला का सबसे पसंदीदा हिस्सा वो होता जब भाभी घर आती और लैला और अम्मी उनको तख्त से देखकर दांत खोलकर मुस्कुराती। कमरे में खुशियाँ भर जाती और लैला अपने अम्मी अब्बा के उस दुलार और प्यार की एक झलक पाती जो उनके जीवन में तब तक भरा पूरा रहता था जब घर लोगों से, शोर शराबे से और खुशियों से भरा था। अम्मी अपने अच्छे मिजाज वाले दिनों में पेस्ट्रीज़ बनाती और पड़ोस की औरतों को बुलाकर चाय और पेस्ट्री की दावत करती। अम्मी टेबल पर कप, रुमाल और तश्तरियों के साथ बैठी रहती और लैला कटोरों को चाटती। बाद में लैला अपनी प्लेट बैठक की टेबल पर लेकर चली जाती और औरतों की बातचीत में दखल देने की कोशिश करती। वो पूरे जोश खरोश में बातें करते हुए चाय पी रही होती और अम्मी की बेकिंग की तारीफ़ कर रही होती। हालांकि कहने को उसके पास कुछ होता नहीं, लेकिन वो चुपचाप बैठकर सुनना पसंद करती, क्योंकि ऐसी बैठकों में उसे एक ऐसी खुशी मिलती थी जो बहुत ही दुर्लभमयी थी। वो अपनी अम्मी को भाभी के बारे में प्यार भरी बातें बोलते हुए सुनती। कितने पहले दर्जे के टीचर थे वो, अम्मी कहती। उनके स्टूडेंट उनको पसंद करते थे, और सिर्फ इसलिए नहीं कि दूसरे टीचर की तरह वो उनको डंडे से मारते नहीं थे। देखो, वो उनका इसलिए इज्जत करते थे क्योंकि वो अपने छात्रों का आदर करते थे। एक शानदार टीचर थे।
अम्मी ये किस्सा बताना बहुत पसंद करती थी कि कैसे उन्होंने भाभी के सामने शादी की पेशकश की थी। मैं 16 की थी और वो 19 के थे। पंजशेर में हमारे परिवार आमने सामने रहते थे। ओह, मैं उन पर कितनी फिदा थी बहनों। मैं हमारे घरों के बीच की दीवार फांद जाती और हम उनके अब्बा के बागीचे में खेलते। हाकिम हमेशा डरे रहते कि हम पकड़े ना जाएं और मेरे अब्बा उनको थप्पड़ ना मारें। तुम्हारे अब्बा मुझे पीटने वाले हैं, वो हमेशा कहते। वो इतने सावधान रहते, इतने गंभीर थे तब भी। और फिर एक दिन मैंने उनसे कहा, भाईजान तो आगे क्या होगा? क्या तुम मेरा हाथ मांगने आ रहे हो या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा हाथ मांगने आ जाऊं? मैंने बस ऐसे ही कहा और फिर उनका चेहरा देखने लायक था। और तो लैला हंसती और अम्मी अपनी हथेलियाँ पीटती। अम्मी से कहानियाँ सुनते हुए लैला जानती थी कि ऐसे भी दिन थे जब अम्मी भाभी के बारे में हमेशा इसी तरह से बातें करती थी। वो ऐसा समय था जब उसके अम्मी अब्बू अलग अलग कमरों में नहीं सोते थे। लैला चाहती थी कि वो दिन कभी ख़त्म नहीं हुए होते। अम्मी की शादी की पेशकश वाली कहानी का अंत हमेशा जोड़ियों मिलाने की योजनाओं पर होता। जब अफ़गानिस्तान सोवियतों से आज़ाद होगा और लड़के घर लौटेंगे तो उनको जो दुल्हनों की ज़रूरत होगी, और इसलिए औरतें एक एक कर मोहल्ले की लड़कियों पर विचार करती कि कौन अहमद और नूर के लायक हो सकती है और कौन नहीं। बातचीत जब भी लैला के भाइयों की तरफ मुड़ जाती तो वो हमेशा इस बातचीत से खुद को बाहर महसूस करती, मानो औरतें अपनी किसी प्यारी फिल्म के बारे में बातें कर रही हों जिसे सिर्फ लैला ने ही ना देखा हो। वो 2 बरस की थी जब अहमद और नूर ने जिहाद के लिए काबुल छोड़ दिया और उत्तर की तरफ पंजशेर में कमांडर अहमद शाह मसूद के लड़ाकों में शामिल होने चले गए थे। लैला उनके बारे में मुश्किल से ही कुछ याद कर पाती थी। अहमद के गले में लटका अल्लाह का पेंडेंट, नूर के कान के पीछे काले बालों का गुच्छा, और बस इतना ही। आजीजा के बारे में क्या ख्याल है? वो कालीन बनाने वाले की बेटी, अम्मी ने अपने गालों को पीटते हुए मजाकिया गुस्से में कहा। हो, उसके तो हाकिम से भी घनी मूछें हैं। एक अनाहिता भी है, हमने सुना है कि वो जलगुना की अपनी क्लास में सबसे अव्वल आती है। तुमने उस लड़की के दांत देखे हैं? कब्र के पत्थर हैं। तौबा, अपने होठों के पीछे उसने कब्रिस्तान छुपा रखा है। वाहिदी बहनों के बारे में क्या ख्याल है? दोनों बौनी लड़कियां? ना 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 ना। मेरे बेटों के लिए? ना भाई, सुल्तानों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो इनसे अच्छी लड़कियों के लायक हैं। बातचीत चलती रहती और लैला का मन उड़ते हुए हमेशा की तरह तारिक तक पहुंच जाता। अम्मी ने पीले पर्दे खींच रखे थे। कमरे के अंधेरे में नींद की, बिना धुले हुए कपड़ों की, पसीनों की, गंदे मौजों, इत्र और पिछले रात के बासी कौरमे की मिली जुली कंधों की परतें जमी हुई थी। लैला ने आंखों के अंधेरे में देखने लायक हो जाने का इंतज़ार किया और फिर कमरा पार किया। तब भी उसके पैर फर्शों पर बिखरे कपड़ों से उलझ रहे थे। लैला ने पर्दे हटाए। बिस्तर के पाए के पास एक पुरानी लोहे की कुर्सी थी। लैला उस पर बैठ गई और अपनी अम्मी के ऊपर पड़े कंबलों के ढेर को बिना हिले डुले देखने लगी। अम्मी के कमरे की दीवारें अहमद और नूर की तस्वीरों से ढकी हुई थी। जहाँ भी लैला देखती, मुस्कुराते हुए 2 अजनबी दिखाई देते। यहाँ नूर एक तिपहिए साइकिल पर सवार था, यहाँ अहमद नमाज पढ़ रहा था। धूप पर घड़ी के पास खड़ा तस्वीर खिंचा रहा था, जिसे बॉबी और उसने तब बनाया था जब वो 12 साल का था। और वहाँ उसके भाई आंगन में नाशपाती के पेड़ के नीचे एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बैठे हुए थे। अम्मी के बिस्तर के नीचे लैला अहमद के जूते के बक्से को झांकते हुए देख सकती थी। समय समय पर अम्मी इसमें से पुराने फटे हुए अखबारों की कतरनें और पर्चे उसे दिखाती थीं, जिनको अहमद ने पाकिस्तानी मुख्यालयों वाले बागी समूहों और प्रतिरोध कर रहे संगठनों से जमा किया था। लैला ने याद किया कि एक तस्वीर में लंबा सफ़ेद कोट पहने हुए एक आदमी बिना टांगों वाले एक छोटे से बच्चे को लॉलीपॉप दे रहा था। तस्वीर के नीचे कैप्शन था, सोवियत बारूदी सुरंग अभियान का निशाना बच्चे हैं। लेख में कहा गया था कि सोवियत चमकीले रंगों वाले खिलौनों में बम छुपा कर रखना पसंद करते थे। अगर कोई बच्चा उसे उठाता तो खिलौने में धमाका हो जाता, जिसमें उसकी उंगलियां या पूरा हाथ ही उड़ जाता। तब उसके अब्बा जिहाद में शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि उनको घर पर रहकर बच्चे की देखभाल करनी पड़ती। अहमद के डब्बे में एक दूसरे आर्टिकल में एक नौजवान मुजाहिद बता रहा था कि सोवियतों ने उसके गांव पर गैस छिड़क दी, जिसने लोगों की चमड़ी को जला डाला और उन्हें अंधा कर दिया।
उसने बताया था कि उसने अपनी माँ और बहनों को नाले की तरफ भागते हुए देखा था और उनके मुंह से खून निकल रहा था। अम्मी, कंबलों का ढेर हल्के से हिला। एक करहा निकली। उठो अम्मी, 3 बज गए हैं। एक और करहा। सतह से उभरती पनडुब्बी के दूरबीन की तरह एक हाथ उठा और फिर गिर गया। इस बार ढेर ज़्यादा साफ साफ हिला। फिर एक दूसरे के ऊपर सरकते कंबल सरसराए। धीरे धीरे कई स्टेप्स में अम्मी प्रकट हुई। पहले बिखरे हुए बाल, बिगड़ा हुआ मुंह, रोशनी से चुंधाई हुई आंखें, सिरहाने के तख्ते को टटोलता हुआ एक हाथ, घुड़घुड़ाते हुए उनके ऊपर सरकने से खिसक गई चादर। अम्मी ने ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन रोशनी से वो चुधिया गई थी और फिर उनका सर सीने पर लटक गया। स्कूल कैसा रहा? वो बुदबुदाई। इस तरह ये शुरू होता, ज़रूरी सवाल और बेपरवाह जवाब, दोनों नाटक करते। बिना किसी उत्साह के वो दोनों वो पुराना घिसा पिटा खेल खेलते। स्कूल बढ़िया था, लैला कहती। तुमने कुछ सीखा? हाँ, हमेशा की तरह। तुमने खाया? हाँ, मैंने खाया। अच्छा। अम्मी ने फिर अपना सर खिड़की की तरफ उठाया। उन्होंने आंखें सिकोड़ लीं। उनकी पुतलियाँ फड़फड़ाईं। उनके चेहरे का दाहिना हिस्सा लाल था और उस तरफ के बाल दब गए थे। मुझे सर में दर्द है, आपके लिए एस्प्रिन ला दूँ? अम्मी अपनी कनपट्टी को मलते हुए बोली। अभी नहीं, बाद में। तुम्हारे अब्बा घर पर हैं? अभी तो 3 ही बज रहे हैं। ओह हाँ, सही, बताया तो था तुमने अभी। मैं अभी सपना देख रही थी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ चादर पर उनकी नाइट गाउन की सरसराहट से थोड़ी ही ऊंची थी। अभी तुम्हारे आने से पहले, लेकिन मुझे अब याद नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? ऐसा सबके साथ होता है अम्मी। अजीब बात है। मुझे आपको बता देना चाहिए कि जब आप सपने देख रही थी, उसी समय एक लड़के ने पानी वाली बंदूक से मेरे बालों पर पेशाब फेंका। क्या फेंका? क्या था? माफ़ करना, पेशाब, यूरिन। ओह, ये तो भयानक है। खुदाया, माफ़ करना, बेचारी। सुबह सबसे पहले मैं उससे बात करने जाऊंगी, या शायद उसकी अम्मी से। हाँ, मुझे लगता है यही बेहतर होगा। मैंने आपको तो ये तो नहीं बताया कि वो कौन था। ओह हाँ, खैर, कौन था वो? जाने दीजिए। तुम गुस्से में हो जानी? आपको मुझे लेने आना चाहिए था, आप तो आने वाली थी। हाँ, मैं आने वाली थी, फटी हुई आवाज़ में अम्मी बोली। लैला नहीं समझ पाई कि क्या ये कोई सवाल था। अम्मी अपने बाल खींचने लगी। ये लैला के जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक था कि अम्मी अपने बालों को खींचने के बावजूद अंडे की तरह गंजी होने से कैसे बची हुई थी। उसके बारे में, वो क्या नाम है तुम्हारे उस दोस्त का? तारिक। हाँ, क्या ये उसका काम है? वो तो 1 हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ है अम्मी। ओह, क्या तुमने धो लिया? हाँ। यानी तुम साफ हो अब। अम्मी ने अपनी थकी हुई निगाह खिड़की की तरफ मोड़ी। तुम साफ हो और हर चीज़ तो ठीक है। लैला खड़ी हो गई। मुझे अब होमवर्क करना है। हाँ, बेशक तुम करो। जाने से पहले पर्दे खींच दो मेरी जान, अम्मी ने डूबती हुई आवाज़ में कहा, और वो चादर के नीचे दुबक रही थी। लैला जब पर्दे के पास पहुंची तो उसने एक कार को अपने पीछे धूल के बादल उड़ाते हुए गुजरते देखा। यह हेरात की लाइसेंस प्लेट वाली नीली बेंच थी जो आखिरकार जा रही थी। वो कार को तब तक देखती रही जब तक मोड़ पर गायब नहीं हो गई। उसके लिए उसकी पिछली खिड़की धूप में चमक रही थी। कल मैं नहीं भूलूंगी, पीछे से अम्मी उससे कह रही थी। वादा करती हूँ। आपने कल भी यही बात कही थी। तुम नहीं जानती लैला। क्या नहीं जानती? मैं क्या नहीं जानती? लैला ने अपने अम्मी की तरफ अपना चेहरा घुमाया। अम्मी ने अपना हाथ सीने पर रखा और थपथपाया कि यहाँ क्या है, और फिर उनका हाथ ढीला पड़ गया। तुम बस नहीं जानती। 1 हफ्ता गुजर गया और तारिक का कोई अता पता नहीं था। फिर एक और हफ्ता आया और चला गया। समय काटने के लिए लैला ने दरवाजे की स्क्रीन को ठीक कर दिया, जिसे बाबी अभी तक नहीं ठीक कर पाए थे। उसने बाबी की किताबें उतारी, उनकी धूल झाड़ी और फिर उनको नाम के पहले अक्षर के मुताबिक सजाया। वो हसीना, गीती और गीती की अम्मी नीला के साथ चिकन स्ट्रीट गई। नीला दर्जन थी और कभी कभी अम्मी के साथ सिलाई करती थी।
उस हफ्ते लैला इस नतीजे पर पहुंची कि इंसान को जितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनमें से कोई तकलीफदेह नहीं होती जितना इंतज़ार करना होता है। एक और हफ्ता गुजरा। लैला ने खुद को डरावने ख्यालों के जाल में उलझा हुआ पाया। वो कभी नहीं लौटेगा। उसके अम्मी अब्बू हमेशा के लिए चले गए हैं। गजनी का दौरा तो एक छल था। ये उन दोनों को परेशान करने वाली विदाई से बचाने के लिए बड़ों की योजना थी। फिर से एक बारूदी सुरंग ने उसे शिकार बना लिया, जैसा कि उसने 1981 में किया था। तब वो 5 साल का था और आखिरी बार उसके अम्मी अब्बू उसे दर्शन में गजनी ले गए थे। ये लैला के तीसरे जन्मदिन के कुछ ही समय बाद की बात है। तब वो किस्मत वाला था कि उसकी एक ही टांग गई थी और वो बच गया था। उसके सर में ये ख्याल उमड़ घुमड़ रहे थे। तभी एक रात लैला ने सड़क से आती चमकती हुई रोशनी देखी। एक आवाज़ उसके होठों से निकली, जो चिल्लाहट और हाफते हुए बोलने के बीच की आवाज़ थी। उसने जल्दी से बिस्तर के नीचे से अपनी फ्लैश लाइट निकाल ली, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। लैला ने उसे अपनी हथेली पर पटका, उसकी बैटरियों को कोसा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो लौट आया था। उसके आने पर उसे राहत मिली थी। अब वो चंचल हो गई थी। अपने बिस्तर के किनारे पर बैठे हुए वो उस खूबसूरत पीली चमकती हुई रोशनी को जलते बुझते देख रही थी। अगले दिन तारिक के घर जाते हुए लैला ने सड़क की दूसरी तरफ खादिम और उसके दोस्तों के झुंडों को देखा। खादिम उकड़ू बैठा हुआ धूल में छड़ी से कुछ लकीरें खींच रहा था। जब उसने लैला को देखा तो उसे छड़ी गिरा दी और अपनी उंगलियां हिलाने लगा। उसने कुछ कहा और ठाकों का दौर उठा। लैला ने सर झुका लिया और तेजी से चलने लगी। ये क्या किया तुमने? तारिक ने जब दरवाज़ा खोला तो लैला ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। तभी उसे याद आया कि उसके चाचा एक नाई थे। तारिक ने हाल में गंजे हुए अपने सर पर हाथ फेरा, मुस्कुराया। उसके सफ़ेद और थोड़े उबड़ खाबड़ दांत दिखे। अच्छा लगा? ऐसा दिख रहा है कि मानो तुमने फ़ौज में नाम लिखा लिया है। तुम इसे महसूस करना चाहती हो? उसने अपना सर झुकाया। लैला को हथेली पर छोटे कड़े बालों का खुरचना अच्छा लगा। तारिक दूसरे लड़कों की तरह नहीं था, जिनके बालों के नीचे नुकीली खोपड़ी और मांस की गांठें छुपी रहती हैं। तारिक का सर पूरा गोल था और उसमें कोई गांठ नहीं थी। जब उसने ऊपर देखा तो लैला ने देखा कि तारिक के गाल और भौहें धूप में झुलस गए थे। तुमको इतनी देर कैसे लग गई? लैला ने पूछा। मेरे चाचा बीमार थे। आओ अंदर आओ। वो उसे गलियारे से होता हुआ दालान में ले गया। लैला इस घर की सारी चीज़ों को पसंद करती थी। दालान में बिछी फटी हुई पुरानी कालीन, पलंग पर कसीदाकारी किया हुआ लिहाफ, तारिक के जीवन के सामान्य अस्त व्यस्त है। उसकी अम्मी के कपड़ों के थान, रील में कर रखी हुई सुइयाँ, पुरानी मैगजीन्स और बजाए जाने का इंतज़ार करते हुए कोने में रखा ऑर्कोडियन। कौन है? ये तारिक की अम्मी थी, जो रसोई से पुकार रही थी। लैला, तारिक ने जवाब दिया। उसने लैला के लिए कुर्सी खींची। दालान में भरपूर रोशनी थी और इसकी दोहरी खिड़कियां आंगन में खुलती थी। खिड़की के ओटे पर खाली मर्तबान रखे हुए थे, जिनमें तारिक की अम्मी बैगन के अचार और गाजर के मुरब्बे बनाती थीं। ओह, मतलब हमारी आरूस, हमारी बहू? तारिक के अब्बा ने कमरे में दाखिल होते हुए ऐलान किया। वो एक बढ़ई थे जो सफ़ेद बालों के साथ 60 की उम्र पार कर चुके थे और अब झुक गए थे। उनके सामने के कुछ दांत टूटे हुए थे और उनकी आंखें महंगी थीं, जो उन लोगों की होती हैं जो अपने जीवन का अधिकतर वक्त बाहर काम करते हुए गुजारते हैं। उन्होंने अपनी बही खोली और लैला उनमें समा गई। असल में इसमें ना हिंदी में कुछ टाइपिंग में प्रॉब्लम है, तो इसलिए कुछ गलत वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे है, उन्होंने अपनी बाहें खोली और लैला उनमें समा गई। उसे उनसे आती लकड़ी बारूदों की जानी पहचानी और अपनेपन से भरी हुई गंध अच्छी लगती थी। उन्होंने लैला के गाल 3 बार चूमे। तुम्हें उसे यह कहना जारी रखो कि देखना वो यहाँ आना बंद कर देगी। तारिक की अम्मी वहाँ आते हुए बोली। वो एक ट्रे लाई थी, जिसमें एक बड़ा सा कटोरा, एक कलछुल और 4 छोटे कटोरे रखे हुए थे। ट्रे उन्होंने टेबल पर रख दी। बूढ़े आदमी की बातों का बुरा मत मानना। उन्होंने अपनी हथेली से लैला का चेहरा थाम लिया। तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरी जान हो। आओ बैठो। मैं अपने साथ कुछ भिगोए हुए फल लाई हूँ।
टेबल बहुत बड़ा था और हल्की खुरदुरी लकड़ी का बना था। तारिक के अब्बा ने इसे और दूसरी कुर्सियाँ बनाई थी। इस पर एक हल्की हरे रंग की मेजपोश बिछी थी जिसमें गहरे गुलाबी रंग के चांद और तारे बने हुए थे। दालान के अधिकतर दीवार पर अलग अलग उम्र के तारिक की तस्वीरें टंगी हुई थी। उनमें से कुछ उसके शुरुआती बरसों के थे जब उसके दोनों पैर सलामत थे। मैंने सुना कि आपके भाई बीमार थे। लैला ने भीगी हुई किशमिश, पिस्ते और खुबानियों के कटोरों में चम्मच डालते हुए तारिक के अब्बा से पूछा। वो सिगरेट जला रहे थे। हाँ, लेकिन अब वो ठीक है, खुदा का शुक्र है। दिल का दौरा, दूसरी बार, तारिक की अम्मी ने अपने शौहर को उल्हाने से देखते हुए कहा। तारिक के अब्बा ने सिगरेट जला ली और लैला की तरफ देखकर आंख मारी। लैला के मन में अचानक ये बात आई कि तारिक के अम्मी अब्बू को आसानी से उसका दादा दादी समझा जा सकता है। तारिक तब पैदा हुआ था जब उसकी अम्मी 40 पार कर गई थी। तुम्हारे अब्बा कैसे हैं जान? तारिक की अम्मी ने उसके कटोरे की तरफ देखते हुए पूछा। लैला जब से तारिक की अम्मी को जानती थी वो एक विग पहनती थी। ये उम्र के साथ फीके जामुनी रंग में बदल गया था। आज ये उनकी बाहों तक खिंचाया था और लैला उनकी कनपटियों के स्याह बालों को देख सकती थी। कभी कभी विग उनके माथे के काफ़ी ऊपर रहती थी, लेकिन लैला को तारिक की अम्मी इसमें कभी भी दयनीय नहीं लगी। लैला को उस विग के नीचे एक शांत, आत्मविश्वासी चेहरा, समझदार आंखें, खुशनुमा और सुकून से भरे तौर तरीके दिखते। वो अच्छे हैं, लैला ने कहा। बेशक अभी सीलों में ही हैं, पर वो अच्छे हैं। और तुम्हारी अम्मी? ये उनके अच्छे दिन हैं, कभी कभी बुरे दिन भी आते हैं, वैसे ही हैं। तारिक की अम्मी ने सोचते हुए कहा। उन्होंने अपनी चम्मच कटोरे में डाली। एक अम्मा के लिए अपने बेटों से दूर रहना कितना तकलीफ़देह हुआ, सच कितना मुश्किल। तुम दोपहर के खाने तक रुक रही हो ना? तारिक ने उससे पूछा। तुमको रुकना होगा, मैं शोरबा बनाने जा रही हूँ, उसकी अम्मी ने कहा। मैं बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ? तारिक की अम्मी बोली। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए क्या हम गए, तुम हमसे तकल्लुफ़ करने लगी? ठीक है, मैं रुक जाऊंगी। लैला ने लाल पड़ते हुए अपने गालों को झुकाया और मुस्कुराकर कहा। ये तय रहा फिर। सच्चाई ये थी कि लैला को तारिक के घर खाना उतना ही पसंद था जितना नापसंद उसे अपने घर का खाना था। तारिक के घर पर खाने का मतलब अकेले खाना नहीं होता। वो हमेशा एक परिवार के बतौर खाते। वे लोग बैंगनी रंग के प्लास्टिक के गिलास इस्तेमाल करते थे और उनकी सुराही में हमेशा नींबू के टुकड़े तैरते रहते थे। ये लैला को पसंद आता था। वे जिस तरह हर एक खाने की शुरुआती ताज़ी दही से करते और जिस तरह हर एक चीज़ पर, यहाँ तक कि दही पर भी खट्टे संतरे निचोड़ते और जिस तरह वो सबके बारे में हल्के फुल्के मजाक करते, ये सब लैला को पसंद आते थे। खाते हुए बातचीत हमेशा जारी रहती। हालांकि तारिक और उसके अम्मी अब्बू पश्तून थे, पर वो लैला की मौजूदगी में फ़ारसी बोलते थे, जबकि लैला उनको अपनी पश्तो ज़बान को कमोबेश समझ सकती थी। वो अपने स्कूल में से सीख रही थी। बाकी बताते थे कि ताजिकों और पश्तूनों में टकराव हुआ करता था। तारिक की कौम वाले ताजिक अल्पसंख्यक थे और पश्तून अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा जातीय समुदाय था। ताजिक हमेशा अपमानित महसूस करते थे, बाबी ने उसे बताया था। पश्तून बादशाहों ने 250 साल इस देश पर राज किया था और ताजिकों ने 1929 में कुल मिलाकर बस 9 महीना। और आप? लैला ने पूछा। आप बुरा महसूस करते हैं बाबी? बाबी ने अपनी कमीज़ के किनारों से चश्मे के शीशे साफ किए। मेरे लिए ये बकवास है, और ये बेहद ख़तरनाक बकवास है कि मैं ताजिक हूँ और तुम पश्तून हो, और वो आदमी हज़ारा है और वो औरत उज़्बेक है। हम सब अफ़गानी हैं। बस यही एक बात मायने रखती है, और यही बात मायने रखनी चाहिए लैला। लेकिन जब एक समूह दूसरे पर इतने लंबे अरसे तक हुकूमत करता है तो अपमान जन्म लेता है, रंजिशें पैदा होती हैं, होती ही हैं, हमेशा से होती रहेंगी और होती रही हैं। हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन लैला को तारिक के घर पर कभी ये महसूस नहीं हुआ, जहाँ कभी भी इन बातों का जिक्र नहीं उठता था। तारिक के घर पर वो हमेशा सहज महसूस करती, सरल, कबीले या जुबान के फ़र्क में या निजी नाराज़गियों और शिकायतों में उलझे बिना, जिन्होंने उसके अपने घर को गंदा कर रखा था। ताश का खेल कैसा रहेगा? तारिक ने कहा। चलो ऊपर चलते हैं। उसकी अम्मी ने अपने शौहर को सिगरेट के धुएं के बादलों को नापसंदीदगी से हटाते हुए कहा। मैं शोरबा देखने जा रही हूँ।
वो तारिक के कमरे में पेट के बल पड़े हुए बारी बारी से पंचपार खेलते रहे। अपने पैरों को हवा में चलाते हुए तारिक ने अपने दौरे के बारे में लैला को बताया। उसने बताया कि कैसे उसने आड़ू के पौधे लगाने में अपने चाचा की मदद की, कैसे उसने एक धारीदार सांप को पकड़ा। ये वो कमरा था जहाँ लैला और तारिक अपना होमवर्क करते, ताश के पत्तों से मीनारे बनाते और एक दूसरे की अजीबोगरीब तस्वीरें बनाते। अगर बारिश हो रही होती तो वो खिड़की के ओटे पर झुककर गर्म झागदार फैंटा पीते और शीशे पर नीचे से सरकती फूली हुई बूंदों को देखते। ठीक है, ये लो, लैला के ने पत्ते फेंटते हुए कहा। क्या चीज़ है जो दुनिया भर में घूम आती है लेकिन कोने में पड़ी भी रहती है? रुको। तारिक ने खुद को ऊपर खींचा और अपना नकली बायां पाँव लटका दिया। दर्द से मुंह बनाते हुए वो कोहनी पर झुका हुआ करवट करके लेट गया। मुझे वो तकिया देना। उसने उसे अपने पाँव के नीचे रख दिया। हाँ, अब ठीक है। लैला को याद आया कि जब पहली बार तारिक ने अपने कटे हुए पाँव से दिखाए थे तब वो 6 बरस की थी। उसने तारिक के बाएं घुटने के ठीक नीचे उससे तंग चमकदार चमड़ी को एक उंगली से कोचा था। उसकी उंगली को छोटी सख्त गांठें महसूस हुई थी और तारिक ने उसे बताया था कि वो हड्डियों के सिरे हैं जो अंगों को काटकर अलग कर दिए जाने के बाद कभी कभी उग आते हैं। लैला ने पूछा था कि क्या उसका कटा हुआ पाँव दुखता है, तो उसने बताया था कि जब इसमें चोट लगकर घाव हो गया था और ये सूज गया था तो उसका नकली पाँव इसमें नहीं आ रहा था, जैसे उंगली दस्ताने में नहीं आती। और कभी कभी ये रगड़ जाता है, खासकर गर्म दिनों में, तब छाले पड़ जाते हैं, लेकिन अम्मी क्रीम लगा देती हैं तो आराम मिलता है, बुरा नहीं है उतना। लैला के आंसू निकल आए थे। तुम क्यों रो रही हो? तारिक ने अपना पाँव फिर से बांध लिया। तुमने इसे देखने को कहा था, रोतू लड़की। अगर मैं जानता कि तुम रोने लगोगी तो मैं दिखाता ही नहीं। एक कटा हुआ पाँव। क्या? तुम्हारी पहली थी, उसका जवाब है एक कटा हुआ पैर। हमें दोपहर के खाने के बाद चिड़ियाघर जाना चाहिए। तुम इस पहली के बारे में जानते थे ना? बिल्कुल नहीं। तुम धोखेबाज। क्यों, जलती हो? किससे? मेरी मर्दाना समझदारियों से। हाँ, तुम्हारी मर्दाना समझदारियाँ? सचमुच? अच्छा बताओ मुझे, शतरंज में हमेशा कौन जीतता है? मैं तुमको जीत जाने देता हूँ। वो हंसा, लेकिन दोनों जानते थे कि ये सच नहीं था। और हिसाब में कौन फेल हुआ था? हिसाब के होमवर्क के लिए तुम किसके पास मदद के लिए आते हो, जबकि तुम एक दर्जा आगे हो? मैं 2 दर्जा आगे होता अगर हिसाब मुझे उबा नहीं देता। मेरा अंदाज़ा है भूगोल से भी तुम उबते हो। तुम कैसे जानती हो? अब चुप रहो। तो क्या हम चिड़ियाघर जा रहे हैं? नहीं। लैला मुस्कुराई। हम जा रहे हैं? अच्छा, मुझे तुम्हारी याद आती थी। दोनों चुप रहे। फिर तारिक उसकी तरफ नापसंदीदगी के साथ आधा मुस्कुराते हुए और आधा मुंह बनाते हुए मुड़ा। तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है? लैला को हैरानी हुई कि कितनी बार उसने, हसीना और गीती ने इन्हीं शब्दों को एक दूसरे से कहा था। मुझे तुम्हारी याद आती थी। जब वो 2 या 3 दिनों तक नहीं मिलती तो कैसे वो बिना हिचक के एक दूसरे को ये बात कह देती थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई हसीना। हाँ, मैंने भी तुमको बहुत याद किया। तारिक के मुंह बनाने पर लैला जान गई कि इस मामले में लड़के लड़कियों से अलग होते हैं। वो दोस्ती को जाहिर नहीं करते हैं। वो इस तरह की बातों की ज़रूरत, इसका तकाजा महसूस नहीं करते थे। लैला ने महसूस किया कि उसके भाइयों का भी ऐसा ही रवैया था। लैला देख रही थी कि लड़के दोस्ती को उसी तरह लेते थे जैसे वो सूरज को लेते थे। इसके होने में कोई दो राय नहीं थी। इसकी चमक खुशी देती थी, लेकिन उसे सीधा देखा नहीं जा सकता था। मैं तुमको तंग करने की कोशिश कर रही थी, लैला ने कहा। तारिक ने बगल से उस पर निगाह डाली। और मैं तंग हुआ? लेकिन लैला ने सोचा कि तारिक का बना हुआ मुंह नर्म पड़ गया था। उसने सोचा कि शायद तारिक की कनपट्टियों के नीचे के बाल पल भर के लिए यहाँ हो गए थे। लैला का इरादा उसे सब कुछ बताने का नहीं था। असल में उसने फैसला किया था कि उसको बताने का ख्याल बुरा है, किसी को चोट पहुँचेगी, क्योंकि तारिक इसे यूं ही नहीं जाने देगा। लेकिन बाद में जब वो सड़क पर थे और बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे तो लैला ने फिर से खादिम को दीवारों से टेक लगाए हुए देखा। वो बैल के लूपों में अंगूठे टिकाए अपने दोस्तों से घिरा हुआ था। वो लैला को चुनौती देते हुए मुस्कुरा रहा था और इसलिए उसने तारिक को बता दिया। वो खुद को रोक पाती, इससे पहले पूरी कहानी उसके मुंह से निकल गई। क्या किया उसने? उसने दोबारा बताया। उसने, तारिक ने खादिम की तरफ इशारा किया।
उसने? उसी ने? तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ ज़रूर। तारिक ने अपना दांत पीछे और पश्तों में कुछ बुदबुदाया जिसे लैला समझ नहीं पाए। तुम यहीं रुको, उसने अब फारसी में कहा। नहीं तारिक। पर वो सड़क पार कर चुका था। सबसे पहले उसे खादिम ने देखा। उसकी मुस्कान फीकी उड़ गई और वो दीवार से अलग हुआ। उसने बेल्ट के लूपों में से अंगूठे निकाले, सीधा हुआ और ख़ुद को तैयार किया। उसने खतरनाक दिखने की कोशिश की। दूसरों की नज़रें उसकी नज़रों के साथ हिलीं। लैला का मन किया कि उसने कुछ नहीं कहा होता। अगर वो सब मिल जाएं तो? वो वहाँ कितने थे? 10, 11, 12? अगर वो उसे चोट पहुँचा दे तो? तारिक जब खादिम उसके गुरोह से कुछ फुट पहले रुक गया, कुछ पल सोचने में गुजरे। लैला ने सोचा कि शायद उसका मन बदल गया हो, और जब तारिक झुका तो उसने कल्पना की कि वो ये दिखाएगा कि उसके जूते के फीते खुल गए हैं और वो उसकी तरफ लौट आएगा। तब उसने हाथ काम पर लगे और वो समझ गई। दूसरे लोग भी समझ गए जब तारिक एक पैर पर सीधा खड़ा हुआ, जब खादिम पर उसने खुला हुआ नकली पाँव तलवार की तरह ताना और वो उसकी तरफ उछाला। लड़के जल्दी से अलग हट गए। उन्होंने उसके लिए रास्ता बना दिया। इसके बाद तो धूल, मुक्के, लातें और चीखें यही बची थी। खादिम ने फिर कभी लैला को तंग नहीं किया। अधिकतर रातों की तरह उस रात भी लैला ने टेबल पर सिर्फ 2 लोगों के लिए दस्तरखान लगाई। अम्मी के ने कहा कि उन्हें भूख नहीं थी। ऐसी रातों में बाबी के आने से भी पहले अम्मी अपने कमरे में खाने की प्लेट लेकर चली जाती थी। लैला और बाबी जब खाने बैठते उस समय तक अम्मी या तो सो चुकी होती हैं, लेटी रहती। बाबी बाथरूम से बाहर आए। घर लौटने पर उनका आटा लगे हुए बाल काले सफ़ेद दिखते, जो अब धोकर साफ कर लिए गए थे और उनमें कंघी की गई थी। आज हम क्या खाने जा रहे हैं लैला? बचा हुआ सूप। लग तो बढ़िया रहा है। जिस तौलिए से उन्होंने बाल सुखाए थे उसे मोड़ते हुए बाबी बोले, तो आज रात हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्रैक्शन के जोड़। असल में फ्रैक्शनों को मिक्स्ड नंबर में बदलना सीखेंगे। ठीक। हर रात खाने के बाद बाबी लैला को होमवर्क कराने में मदद करते और उसे अपनी तरफ से कुछ और होमवर्क देते। उनका मकसद लैला को अपनी क्लास में 1-2 कदम आगे रखना था। इसलिए नहीं कि वो स्कूल में मिले काम को पसंद नहीं करते थे, बल्कि वहाँ प्रोपोगेंडा वाली पढ़ाई हुआ करती थी। असल में तो बाबी सोचते थे कि कम्युनिस्टों ने एक काम सही किया था, या कम से कम वो ये करना चाहते थे, और ये विडम्बना ही थी कि ये तालीम का काम था जिसे पेशे से उन्होंने बाबी को निकाला था। हुकूमत ने सारी औरतों के लिए तालीम की क्लासें लगाई थी। बाबी बताते कि अब काबुल यूनिवर्सिटी के कुल स्टूडेंट का 2/3 लड़कियां थीं। ये लड़कियां कानून, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाइयाँ कर रही थीं। औरतों को इस देश में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है लैला, लेकिन अब कम्युनिस्टों की हुकूमत के दौरान वो आज़ाद है और आज उनके पास इतने अधिकार हैं जितने पहले कभी भी नहीं रहे। ये बात बाबी हमेशा आवाज़ को धीमी करते हुए कहते। वो जानते थे कि अम्मी कम्युनिस्टों के बारे में अच्छी बातें बर्दाश्त नहीं करती थीं। बाबी कहती, लेकिन ये सही है कि अफ़गानिस्तान में औरतों के लिहाज से ये एक बहुत बढ़िया वक्त है और तुम इसका फ़ायदा उठा सकती हो लैला। बेशक औरतों को मिली आज़ादी और बाबी दुख में यहाँ अपना सर हिलाते थे, और ये भी उन वजहों में से एक है जिन वजहों से लोगों ने वहाँ हथियार उठा लिए हैं। वहाँ से बाबी की मुराद काबुल नहीं था, जो हमेशा दूसरों के मुकाबले ज़्यादा उदार और तरक्की पसंद हुआ करता था। यहाँ काबुल में औरतें यूनिवर्सिटी में पढ़ती थीं, स्कूल चलाती थीं, सरकारी ऑफिसेज में अफसर थीं। नहीं, बाबा का मतलब उन कबीलाई इलाकों से था, खासकर दक्षिण में पश्तून इलाकों या पूरब में पाकिस्तानी सरहदों से लगे हुए इलाकों से, जहाँ औरतें सड़कों पर मुश्किल से ही दिखती थीं, और अगर कभी दिखती भी तो भी वो बुर्क़ों में और मर्दों के साथ। उनके कहने का मतलब था कि जिन इलाकों में लोग पुराने कबीलाई कानूनों के तहत रहा करते थे, वहाँ के लोगों ने कम्युनिस्टों के खिलाफ़ बगावत कर दी थी। वे कम्युनिस्टों के फरमान के खिलाफ़ थे जिनमें औरतों को आज़ादी दी गई थी, जबरन शादी को ख़त्म कर दिया गया था, यानी कि ज़बरदस्ती की शादियाँ, और शादी की उम्र को लड़कियों के लिए बढ़ाकर 16 कर दिया गया था। बाबी बताते कि उन इलाकों में मर्दों ने इसे अपनी सदियों पुराने रिवाज के अपमान के रूप में देखा था कि सरकार उनको बताए, वो भी ऐसी सरकार जो खुदा में यकीन नहीं करती हो, कि उनकी लड़कियों को घर छोड़कर स्कूल जाना होगा
और मर्दों के साथ साथ मिलकर काम करना होगा। खुदा इससे बचाए, बाबी व्यंग में कहते। फिर वो गहरी सांस लेते और कहते, लैला मेरी प्यारी, एक अफ़गानी सिर्फ एक ही दुश्मन को नहीं हरा सकता, और वो दुश्मन है वो खुद। बाबा अपनी चेयर टेबल के करीब ले आए और उन्होंने सूप में रोटियां डुबोईं। लैला ने फैसला किया कि फ्रैक्शन पर काम शुरू करने से पहले खाते समय वो बाबी को बता देगी कि तारिक ने खादिम के साथ क्या किया था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा वो अजनबी एक खबर लेकर आया था। मुझे आपके अम्मी अब्बू से बात करनी है दुख्तर जान। लैला के दरवाज़ा खोलने पर उस आदमी ने कहा। वो एक तगड़ा नाटा आदमी था जिसका चेहरा तीखा और मौसम की मार खाया हुआ था। उसने धूसर रंग का कोट और सर पर एक भूरा ऊनी पकोल पहन रखा था। क्या मैं उनको बता सकती हूँ कि आप कौन हैं? तभी बाबी का हाथ लैला के कंधे पर पड़ा और हल्के से उसने लैला को दरवाजे से खींच लिया। क्यों नहीं तुम ऊपर चली जाती लैला? जाओ ऊपर जाओ। सीढ़ियों की तरफ जाते हुए लैला ने सुना कि मिलने आने वाला बाबी को बता रहा था कि उसके पास पंजशेर से खबर है। अम्मी भी अब कमरे में आ गई थी। उन्होंने एक हाथ से अपना मुंह दबा रखा था और उनकी आंखें बाबी से होते हुए उस पकोल वाले आदमी पर आ जा रही थी। लैला ने सीढ़ियों के ऊपर से झाँका। उसने देखा कि वो अजनबी उसके अम्मी अब्बू के साथ बैठा हुआ है। वो उनकी तरफ झुका। उसने दबी आवाज़ में कुछ कहा। तभी बाबी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और सफ़ेद होता जा रहा था। वो अपने हाथों की तरफ देख रहे थे और अम्मी तो बिलख रही थी और अपने बालों में आंसू बहा रही थी। अगली सुबह फातिहा के दिन पड़ोस की औरतों का एक झुंड घर में दाखिल हुआ और उसने जनाजे के बाद रात में होने वाली ख़त्म की रस्म के लिए खाने की तैयारियों का जिम्मा उठा लिया। पूरी सुबह अम्मी पलंग पर बैठी रहीं। उनकी उंगलियों में रुमाल उलझा हुआ था और उनका चेहरा सूज गया था। सिसकती हुई औरतों का एक जोड़ा उनको मना रहा था। वो बारी बारी से अम्मी के हाथों पर सावधानी के साथ थपकियां दे रहे थे, मानो वो दुनिया की सबसे दुर्लभ और नाजुक गुड़ियाँ हों। दूसरी तरफ ऐसा नहीं लग रहा था कि अम्मी उनकी मौजूदगी पर ध्यान दे रही थी। लैला अपनी अम्मी के सामने घुटनों के बल झुकी और उनका हाथ पकड़ लिया। अम्मी की निगाहें नीचे हुईं। उन्होंने पलकें झपकाए। हम उनकी देखभाल कर रहे हैं लैला जान, एक औरत ने खुद को अहमियत देने वाले लहजे में कहा। लैला पहले ऐसे मैयतों में जा चुकी थी जहाँ ऐसी ही औरतें किसी मौत के बाद घर में होने वाला सारा काम बड़े मज़े में करती थीं। तसल्ली देने के काम में माहिर ऐसी औरतें खुद सारी जिम्मेदारी उठा लेती थीं और फिर किसी को भी उसमें हाथ नहीं लगाने देती। सब काबू में है, लड़की तुम जाओ और कोई दूसरा काम करो, अपनी अम्मी को रहने दो। परे हटा दी गई लैला को लगा कि उसकी कहीं ज़रूरत नहीं है। वो एक कमरे से दूसरे में फिरती रही। कुछ देर वो रसोई में मंडराई। हसीना और उसकी अम्मी आई। हसीना गर मामूली तरह से शांत और उदास लग रही थी, जो उसकी फितरत का हिस्सा नहीं थी। गीती और उसकी अम्मी भी आईं। जब गीती ने लैला को देखा तो वो उसकी तरफ दौड़ पड़ी और उसने अपने पतले हाथों में लैला को लपेट लिया। लैला को हैरान करते हुए वो देर तक उसे कस कर गले लगाए रही। जब वो पीछे हटी तो उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मुझे बहुत दुख हुआ बेला, उसने कहा। लैला ने उसको शुक्रिया कहा। लड़कियां बाहर आंगन में तब तक बैठी रहीं जब तक किसी औरत ने उनको गिलास को धोने और तरियों को टेबल पर सजाने का काम नहीं दे दिया। बाबी भी बेमकसद घर में आते जाते रहे, मानो वो करने के लिए कोई काम खोज रहे हों। उनको मुझसे दूर रखो, पूरी सुबह में अम्मी बस यही एक बार बोली थी। आखिर में बाबी गलियारे में फोल्डिंग कुर्सी पर बैठ गए। वो उदास, अकेले और छोटे से दिख रहे थे। फिर एक औरत ने उनसे कहा कि वो लोगों के रास्ते में आ रहे हैं। उन्होंने माफ़ी मांगी और अपने पढ़ने के कमरे में गायब हो गए। उस दोपहर काढ़ते सेहे से वो आदमी आया जिसे बाबा ने फातिहा पढ़ने के लिए बुला रखा था। औरतें घर में आईं। लैला ने अम्मी के पास जाकर बैठी। ये बैठक के दरवाजे के पास की जगह थी जहाँ रिवाज के मुताबिक मरने वालों के परिवार बैठा करते थे। मातम पुरसी करने वालों ने दरवाजे के बाहर जूते उतारे, कमरे से गुजरते हुए जान पहचान वालों को देखकर सर हिलाए और फिर दीवार से लगाकर रखी गई कुर्सियों पर बैठ गए। लैला ने वाजमा को देखा। ये वो बूढ़ी दाई थी जिसने लैला को पैदा करवाया था।
उसने तारिक की अम्मी को भी देखा, जिन्होंने अपने बिग के ऊपर काला दुपट्टा ओढ़ रखा था। उन्होंने लैला को देखकर सर हिलाया और बंद होठों से उदासी भरी मुस्कान दी। कैसेट प्लेयर से एक आदमी नाक से निकलती आवाज़ में कुरान की आयतें पढ़ रहा था। बीच बीच में औरतें गहरी सांस ले रही थीं, पहलू बदल रही थीं और नाक साफ कर रही थीं। लोग दबी हुई ज़बान में और आवाज़ों में खांस रहे थे, बुदबुदा रहे थे और कुछ कुछ देर पर कोई नाटकीय तौर पर दुख के मारे सिसक उठता था। रशीद की बीबी मरियम आई। उसने काला हिजाब पहन रखा था। हिजाब के नीचे से बालों की लटें उसकी बाहों पर लटक रही थी। वो लैला के सामने दीवार से लगी कुर्सी पर बैठ गई। लैला की बगल में अम्मी आगे पीछे हिल रही थी। लैला ने अम्मी का हाथ अपनी गोद में रख रख कर अपने दोनों हाथों में पकड़ रखा था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि अम्मी को उसकी खबर थी। क्या आपको थोड़ा पानी चाहिए अम्मी? लैला ने उनके कान में कहा। प्यास लगी है? लेकिन अम्मी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आगे पीछे हिलती रहीं और दरी को एकटक बेजान नज़र से घूरती रहीं। तभी अम्मी के पास बैठे हुए कमरे भर में लोगों की झुकी हुई उदास निगाहों को देखते हुए लैला को इसका अंदाज़ा हुआ कि उसके घर भर आई हुई तबाही कितनी बड़ी थी। संभावनाएं ख़त्म हो गई थीं, उम्मीदें मिट गई थीं। लेकिन यह एहसास देर तक नहीं रहा। अम्मी के नुकसान को महसूस करना, सच में महसूस करना मुश्किल था। उन लोगों के मर जाने पर दुखी होना, दर्द उठाना लैला के लिए मुश्किल था, जिनके बारे में उसने कभी सचमुच में सोचा ही नहीं था कि वो जिंदा थे। अहमद और नूर उसके लिए दादी नानी की कहानियों की तरह थे। वो परी कथाओं के किरदार की तरह थे, इतिहास की किताबों के बादशाहों की तरह थे। उसके लिए तो तारिक ही था जो सचमुच का खून और मांस का बना हुआ इंसान था, जिस तारिक ने उसे पशुओं में कस्में खाना सिखाया था, जिसे नमक लगाई हुई लौंग की पत्तियां पसंद थीं, जो उनको चबाते हुए त्योरियां चढ़ाता और धीमी दर्द भरी आवाज़ें निकालता, जिसकी कॉलर बोन के ठीक नीचे उल्टी मैंडोलिन की शक्ल का हल्का गुलाबी पैदाइशी निशान था। इसलिए अम्मी के बगल में बैठी हुई लैला अहमद और नूर के लिए पूरे फ़र्ज़ के साथ मातम मना रही थी, क्योंकि उसके दिल में उसका सच्चा भाई जिंदा और सलामत था। बाद के दिनों में अम्मी का पीछा करने वाली बीमारियों का दौर शुरू हो गया था। सीने और सर में दर्द, जोड़ों का दुखना, रातों में पसीना आना, कानों को सुन कर देने वाला दर्द, ऐसी गांठें जिन्हें कोई पकड़ नहीं पाया। भाभी उनको डॉक्टर के पास ले गए, जिसने खून और पेशाब के नमूने लिए। मम्मी की देह की एक्सरे कराई गई, लेकिन देह में कोई बीमारी ही नहीं निकली। अम्मी अधिकतर दिनों में बिस्तरों में पड़ी रहती। वो काले कपड़े पहनती, वो अपने बाल नोचती, अपने होठ के नीचे के तिल को चबाती। जब अम्मी जगी रहती तो वो लैला को घर हैरानी से भरा हुआ लगता। वो हमेशा लैला के कमरे में आती, मानो उन कमरों में चल कर देर सबेर उन लड़कों को पकड़ लेंगी जहाँ कभी वो लड़के सोते थे, हवाएं निकालते थे और तकियों से लड़ते थे, लेकिन उन्हें मिलती केवल उनकी गैर मौजूदगी और लैला को लगता कि अम्मी के लिए लैला का होना भी ना होने के बराबर हो गया था। बस अम्मी से उनकी 5 वक्त की नमाजें नहीं छूटी। हर नमाज के आखिर में वो अपना सर झुकाए हथेलियां बांधे हुए खुदा से मुजाहिदीनों की फतह की दुआ मांगती। लैला के कंधों पर घर का ज़्यादा से ज़्यादा काम आ गया था। अगर वो घर की देखभाल नहीं करती तो उसे हर कहीं कपड़े, जूते, चावल के खुले हुए थैले, फलियों के डब्बे और बासी खाना बिखरा हुआ मिलता। लैला अम्मी के कपड़े धोती और उनकी चादरें बदलती। वो उनको मनुहार कर नहाने और खाने के लिए बिस्तर से उठा कर ले जाती। वही भाभी की कमीज़ें प्रेस करती और उनके पतलूनों को तह लगाती। अब वो दिन पर दिन रसोइया बनती जा रही थी। कभी कभी घर का काम निपटा कर लैला अम्मी के बगल में उनके बिस्तर में घुस जाती। वो उनको अपनी बाहों में लपेट लेती। वो अपनी उंगलियां उनकी उंगलियों में फंसा लेती, उनके बालों में अपने चेहरे को डुबो देती। अम्मी हिलती जुलती, कुछ बुदबुदाती और आखिर में हमेशा ही वो अपने बेटों के बारे में कोई कहानी शुरू कर देती। एक दिन जब वो इसी तरह लेटे हुए थे तो अम्मी ने कहा, अहमद एक रहनुमा बनने जा रहा था। उसमें इसका हुनर था। उसकी उम्र से 3 गुना बड़े लोग उससे बातें आदत से सुनते थे। लैला, वो देखने लायक था। हाँ नूर, ओह मेरे नूर, वो हमेशा इमारतों और पुलों के खाके खींचता रहता था। वो एक आर्किटेक्ट बनता, पता है। वो अपनी डिज़ाइनों से काबुल का हुलिया बदल देने वाला था। अब दोनों शहीद हो गए। मेरे बच्चे दोनों शहीद हो गए।
लैला वहाँ पड़े हुए सुनती रहती और चाहती रही कि अम्मी इस पर गौर करें कि लैला शहीद नहीं हुई है, वो ज़िंदा है। यदि उनके साथ वो उनके बिस्तर में है, उसका अपना उम्मीदें हैं, अपना भविष्य है। लेकिन लैला जानती थी कि उसका भविष्य उसके भाइयों के अतीत से कोई मेल नहीं है। जब तक वो ज़िंदा थे उस पर छाए हुए थे, मरकर वो लैला को तबाह कर देने वाले थे। अम्मी अब उनकी ज़िंदगियों के अजायब घर की देख रेख करने वाली थी और लैला वहाँ आने वाली एक तमाशबीन। वो उनके मिथकों को सही जगह पर रखने वाली एक औजार थी। वो चमड़े का वो टुकड़ा थी जिस पर अम्मी का इरादा अपने शहीद बेटों की गाथाएं लिखना था। जो आदमी खबर लाया था उसने बताया, जब वो लड़के कैंप में लाए गए तो अहमद शाह मसूद ने खुद उनके कफन दफन की देख रेख की। उन्होंने उनकी कब्रों पर दुआ पढ़ी। तुम्हारे भाई इस कदर बहादुर थे लैला कि कमांडर मसूद ने खुद, पंजशेर के शेर ने, उन पर खुदा का करम हो, उनके कफन दफन की देख रेख की। अम्मी पीठ के बल लेट गई। लैला भी हिली और अपना सर अम्मी के सीने पर रख दिया। किसी दिन, अम्मा ने भराई हुई आवाज़ में कहा, मैंने गलियारे में घड़ी की टिक टिक सुनी। फिर मैंने उन सारी टिक टिकों के बारे में, उन सारे मिनटों, घंटों, दिनों और हफ्तों, महीनों और बसों के बारे में सोचा जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये सारे दिन मेरे उन बच्चों के बिना आएंगे। और तब मैं सांस नहीं ले सकी लैला, मानो कोई मेरे दिल पर पाँव रख कर खड़ा हो। मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ, मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि बस कहीं गिर जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें कुछ कर सकूँ, लैला ने पूरे दिल से कहा। लेकिन ये बात ऐसे जाहिर हुई मानो ये किसी रहम दिल अजनबी के एक लापरवाह दिखावे से भरी हुई तसल्ली हो। तुम एक बहुत अच्छी बेटी हो और मैं तुम्हारे लिए अच्छी माँ भी नहीं रही हूँ। ऐसा मत कहिए। हो, ये तो सच है, मैं जानती हूँ, और मुझे इस बात का बहुत दुख है मेरी जान। अम्मी, अम्मू। लैला अम्मी को देखते हुए बैठ गई। अम्मी के बालों में अब कुछ सहा हल्की काली धारियाँ भी थीं और लैला ये देखकर धक से रह गई कि उसकी हमेशा की भारी भरकम अम्मी का वज़न कितना गिर गया था। उनके गाल खोखले दुबले दिख रहे थे। जो ब्लाउज़ उन्होंने पहन रखी थी वो उनके कंधों पर झूल रही थी और उनकी गर्दन और ब्लाउज़ के कॉलर के बीच कितनी खाली जगह थी। और इससे भी ज़्यादा लैला ने देखा कि अम्मी की शादी की अंगूठी उनकी उंगली से फिसल गई थी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी अम्मी। क्या? आप नहीं? लैला ने बोलना शुरू किया। उसने हसीना से इस पर बात की थी। हसीना की सलाह पर उन दोनों ने बोतल की सारी एस्प्रिन गटर में फेंक दी थी। रसोई की छुरियों और कबाब की नुकीली सीखें पलंग की दरी के नीचे छुपा दी थी। हसीना को आंगन में एक रस्सी मिली थी। जब बाबा अपने रिजल्ट खोज रहे थे तो उनको नहीं मिल रहा था, तो लैला को अपने डर के बारे में बताना पड़ा। वो पलंग के किनारे पर अपने दोनों हाथों को घुटनों में दबाए हुए ठहर गए। लैला ने उनकी तरफ से किसी तरह के दिलासे का इंतज़ार किया, लेकिन वो बस खोए हुए खाली आंखों से देखते रहे। आप नहीं अम्मी, मुझे फ़िक्र है कि मैंने इसके बारे में उस रात को सोचा था जिस रात हमें खबर मिली थी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी मेरी जान, मैंने तब से इसके बारे में सोचा है। लेकिन नहीं, फ़िक्र मत करो लैला, मैं अपने बेटों के सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं वो दिन देखना चाहती हूँ जब सोवियत लोग जलील होकर घर लौटेंगे और मुजाहिदीन जीत हासिल करके काबुल में दाखिल होंगे। जब ये होगा, जब अफ़गानिस्तान आज़ाद होगा, तो मैं वहाँ रहना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे से देख सकें। वे इसे मेरी आंखों के ज़रिए देखेंगे। जल्दी ही अम्मी सो गई और लैला को जज्बात से जूझने को छोड़ गई। उसे दिलासा मिली थी कि अम्मी का इरादा जीने का है, लेकिन उसे ये बात चुभ भी रही थी कि इस इरादे की वजह लैला नहीं है। वो अपनी अम्मी के दिल पर उस तरह से छाप नहीं छोड़ सकेगी जैसी छाप उसके भाइयों ने छोड़ी थी, क्योंकि अम्मी का दिल एक वीरान समुद्र तट जैसा है जहाँ लैला के पैरों के निशानों को दर्द की लहरें पहुँचती मिटाती हैं। सोवियत जीपों और हथियारबंद गाड़ियों के कारवां को रास्ता देने के लिए ड्राइवर ने अपनी टैक्सी किनारे कर ली। तारिक सामने वाली सीट पर ड्राइवर की ओर झुका चिल्लाया, पाजा लुस्ता, पाजा लुस्ता। एक जीप की सीटी बजी और तारिक ने जवाब में खुश होकर और हाथ हिलाते हुए सीटी बजाई।
इतनी प्यारी बंदूकें, वो चिल्लाया, इतनी शानदार जीपें, इतनी शानदार फौज। कितना बुरा है तुम लोग गुलेल चलाने वाले किसानों से हार रहे हो। कारवा गुजर गया। ड्राइवर वापस बीच सड़क पर आ गया। और कितनी दूर? लैला ने पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, ड्राइवर ने बताया, अगर कोई कारवा या चेक पोस्ट नहीं मिला तो। लैला, बाबी और तारिक एक दिन के दौरे पर थे। हसीना भी आना चाहती थी, लेकिन अपने अब्बा से उसने बहुत फरियादें की, पर उन्होंने उसकी इजाज़त नहीं दी। ये दौरा बाबी का आइडिया था। हालांकि वो अपनी तनख्वाह से इसका खर्च मुश्किल से ही उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक दिन के लिए ड्राइवर को भाड़े पर रखा। उन्होंने लैला को नहीं बताया था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बस इतना ही बताया था कि ये उसकी पढ़ाई के लिए मददगार होगा। वे लोग सवेरे 5 बजे से सड़क पर थे। खिड़कियों से लैला के सामने नज़ारा बदल रहा था। बर्फ़ से ढकी चोटियाँ रेतीली ज़मीन में बदली और फिर सीधी खड़ी वादियों और धूप में झुलसी चट्टानों में। रास्ते भर वो घास फूस की छतों वाली मिट्टी के घरों और गेहूं के बंडलों से भरे हुए खेतों से होकर गुजरे। लैला ने धूल से भरे मैदानों में यहाँ वहाँ खड़े कूची बंजारों के तंबू देखे, और कभी कभी उसकी नज़रों से सोवियत तोपों और टूटे हुए हेलीकॉप्टर के अंजर पंजर गुजरते। उसने सोचा कि यह अहमद और नूर का अफ़गानिस्तान है। ये सूबा बहरहाल ऐसी जगह था जहाँ जंग लड़ी जा रही थी। ये काबुल नहीं था। काबुल में तो काफ़ी अमन था। उधर काबुल में तो अगर कभी कभार फायरिंग नहीं हो जाती, सिगरेट पीते हुए सोवियत फौजी फुटपाथों पर नहीं चलते और सड़कों पर सोवियत जीपें नहीं उछलती कूदती, तो वहाँ जंग महज एक अफवाह मानी जाती। 2 चेकपोस्ट को पार करने के बाद ढलती सुबह में वो एक वादी में दाखिल हुए। बाबी सीट पर लैला की तरफ झुके और उसे दूर खड़ी पक्की ईंटों से बनी पुरानी दीवारों के कतार को दिखाया। इसे शहर ज़ौहक कहते हैं। ये लाल शहर है। ये एक किला हुआ करता था। 900 साल पहले इसे हमलावरों से वादी की हिफाजत के लिए बनाया गया था। चंगेज खान के पोते ने 13वीं शताब्दी में इस पर हमला किया, लेकिन वो मारा गया। तब खुद चंगेज खान ने इसे तबाह कर दिया। और मेरे नौजवान दोस्तों, यही हमारे देश की कहानी भी है, एक के बाद दूसरे हमलावर। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा, मकदूनियाई, सासानी, अरब, मंगोल और अब सोवियत आए हैं, लेकिन हम वहाँ खड़ी उन दीवारों की तरह हैं, जर्जर, और देखने लायक कोई अच्छी बात हम में नहीं है, लेकिन हम अब भी खड़े हैं। क्या ये सच नहीं है बदर? असल में यही सच है, बाबी ने कहा। आधे घंटे तक ड्राइवर ने गाड़ी किनारे की। तुम दोनों आओ, बाबी ने कहा। बाहर निकलो और देख लो। वो टैक्सी से बाहर निकली। बाबी ने दिखाया, वो वहाँ देखो। तारिक हैरान रह गया, लैला भी, और वो जानती थी कि हो सकता है कि वो 100 बरस जिंदा रहे, ऐसी शानदार चीज़ फिर से ना देख पाएँ। 2 विशालकाय आसमान छूते बुद्ध वहाँ थे। लैला ने उनके फ़ोटो देखकर जैसे कल्पना की थी। वो उससे भी कहीं ऊंचे थे। धूप में धुली हुई एक पहाड़ी चोटी में छेनी से गड़े हुए वो बुद्ध उनकी और उसी तरह देख रहे थे जैसे लैला ने कल्पना की थी कि वो 2000 साल पहले रेशम मार्ग पर वादी से गुजरते कारवाओं को देखा करते होंगे। उनकी दूसरी तरफ एक लटकती हुई चोटी थी जिसमें बड़ी गुफाएं थी। मैं खुद को कितना छोटा महसूस कर रहा हूँ, तारिक ने कहा। तुम वहाँ चढ़ना चाहते हो? बाबी ने कहा। मूर्तियों पर हम चढ़ सकते हैं? लैला ने पूछा। बाबी मुस्कुराए और उनका हाथ पकड़ लिया। चलो आओ। तारिक के लिए चढ़ाई मुश्किल थी, जिसे एक गोल, संकरी और हल्की रोशनी वाली सीढ़ी पर चढ़ते हुए बाबी और लैला को पकड़कर एक एक इंच सरकाना पड़ा। उन्होंने रास्ते में चोटी में बनी अंधेरी गुफाएं और मधुमक्खी के छत्तों जैसी सुरंगें देखी। सावधानी से पाँव रखना, बाबी ने कहा, और उनकी आवाज़ गूंज गई। ज़मीन धोखा दे सकती है। बुद्ध के शरीर में बने छेदों पर कुछ हिस्सों में सीढ़ी खुली हुई थी। नीचे मत देखो बच्चों, बस सीधे आगे देखते रहो। चढ़ते हुए बाबी ने उनको बताया कि बामियान 9वीं सदी में इस्लामी अरब हुकूमत के मातहत आने के पहले एक मजबूत बौद्ध केंद्र हुआ करता था। पत्थर की चोटियाँ बौद्ध भिक्षुओं का घर हुआ करती थी, जिन्होंने इन चोटियों में गुफाएं खोदी ताकि वो उनका इस्तेमाल रहने के लिए और थके हुए तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए कर सकें। बाबी ने बताया कि भिक्षुकों ने इन गुफाओं की दीवारों छतों में खूबसूरत तस्वीरें बनाई हैं। एक समय तो इन गुफाओं में 5000 भिक्षु एकांतवासियों की तरह रह लेते थे। ऊपर पहुंचते पहुंचते तारिक का दम फूल गया। बाबी भी हाफ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में उत्तेजना की चमक थी। अब हम इनके सर के ऊपर खड़े हैं
उन्होंने अपनी भौं को रुमाल से पोंछते हुए कहा, यहाँ ऐसी जगह है जहाँ से हम दूर दूर का नज़ारा देख सकते हैं। वे ऊपर की चट्टान पर धीरे धीरे आगे बढ़े और साथ साथ खड़े हुए। बाबी के दोनों तरफ खड़े हुए बच्चे नीचे पसरी हुई वादियों को देख रहे थे। देखो, लैला ने कहा। बाबी मुस्कुराए। नीचे बामियान की वादी में हरे भरे खेतों की कालीन बिछी थी। बाबी ने बताया कि वो सर्दियों की गेहूं और अल्फाल्फा की फसलें हैं। उन्हें आलू की फसल भी कहते हैं। खेतों की मेंढों पर पोपलदार खड़े थे और उनके बीच में नालियां सिंचाई के लिए गड्ढे बने हुए थे। उनके किनारों पर औरतें बैठी कपड़े धो रही थीं। बाबी ने ढलान पर बिछे हुए धान और जौ के खेतों को दिखाया। ये पतझड़ का मौसम था और लैला चमकीली ट्यूनिक पहने लोगों को मिट्टी की ईंटों वाले घरों की छतों पर सूखने के लिए अनाज डालते हुए देख सकती थी। शहर की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर भी पोपलार की कतारें थीं। गांव के उस पार, नदी और नाले के पार, लैला को पहाड़ों का नंगा और धूसर निचला हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसके उस पार बर्फ़ से भरा हिंदू कुश था, जो अफ़गानिस्तान की हर चीज़ के उस पार मौजूद था। इन सब के ऊपर साफ, बिना धब्बे वाला नीला आसमान था। ये इतना शांत है। लैला ने सांस ली। वो छोटी भेड़ों और घोड़ों को देख सकती थी, लेकिन उनका मिमियाना और हिनहिनाना नहीं सुन सकती थी। यहाँ के बारे में यही बात मुझे हमेशा याद रहती है, बाबी ने कहा। खामोशी, सुकून। मैं चाहता था कि तुम भी इसे महसूस करो, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि तुम अपने देश की धरोहरों को देखो बच्चों, इसके खुशहाल इतिहास के बारे में जानो। देखो, कुछ चीज़ें मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, कुछ चीज़ें तुम किताबों से जान सकते हो, लेकिन ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें तुम्हें बस देखना और महसूस करना होता है। देखो, तारिक ने कहा। उसने एक गांव के ऊपर गोल गोल उड़ते बाजों को देखा। क्या आप कभी अम्मी को यहाँ लाए हैं? लैला ने पूछा। हो, कई बार, लड़कों के पैदा होने से पहले और बाद में भी। तुम्हारी माँ तब जोखिम उठाने वाली हुआ करती थी और इतनी खुश मिजाज। मैं अब तक जितने लोगों से मिला हूँ उनमें वो सबसे खुशहाल, खुश मिजाज और खुश रहने वाली इंसान थी। वो याद करते हुए मुस्कुराए। क्या हंसती थी वो! मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने इसी बात पर, उसकी हंसी के ऊपर उससे शादी की थी लैला। वो तुमको हिला कर रख देती, तुम उसके आगे टिक नहीं सकती थी। स्नेह की एक लहर लैला पर छा गई। इसके बाद उसने बाबी को हमेशा इसी तरह याद किया। चट्टान पर कोहनी टिकाकर अपनी ठोड़ी को दोनों हथेलियों में थामे अम्मी की पिछली बातों के बारे में बताते हुए बाबी, जिनके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें धूप में सिकुड़ी हुई थीं। मैं कुछ गुफाएं देखना चाहता हूँ, तारिक ने कहा। एहतियात से, बाबी ने कहा। मैं ध्यान रखूँगा काका जान। तारिक की आवाज़ गूंजी। लैला को नीचे काफ़ी दूर बाड़ में बंधी हुई एक गाय के पास 3 लोग बातें करते हुए दिखे। उनके चारों ओरों के पेड़ों का रंग पीला हो रहा था और संतरे का लाल। मुझे लड़के भी याद आते हैं, पता है, बाबी ने कहा। उनकी आंखें पूरी ऊपर थीं, उनकी ठोड़ी कांप रही थी। हो सकता है कि मैं नहीं, तुम्हारी अम्मी की खुशियाँ और उदासी दोनों ही चरम पर पहुंच जाती हैं। वो उनको छुपा नहीं पाती। वो कभी ऐसा नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि मुझ में फ़र्क है, मेरा रुझान। लेकिन लड़कों की मौत ने मुझे भी तोड़ दिया है। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है लैला। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता कि ये बहुत मुश्किल है लैला, इतना मुश्किल है। उन्होंने अपनी आंखों के भीतरी कोनों को उंगली के पोरों और अंगूठे से दबाया। जब उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उनकी आवाज़ टूटी हुई थी। उन्होंने अपने होठों को अपने दांतों पर चढ़ा लिया और इंतज़ार किया। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और उसे देखा। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरे पास हो। हर रोज़ मैं तुम्हारे लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, हर रोज़। कभी कभी जब तुम्हारी अम्मी का मिजाज सचमुच में बहुत ख़राब होता है तो मुझे लगता है कि मेरे पास बस तुम ही हो, सिर्फ तुम लैला। लैला उनके करीब चली आई और उसने अपने गालों को उनके सीने पर टिका दिया। बाबी थोड़ा भौचक लगे। अम्मी के उलट वो अपने लगाव शारीरिक रूप से जाहिर नहीं करते थे। उन्होंने लैला के माथे पर हल्के से चूम लिया और उसे अटपटे तरीके से गले लगाया। वो कुछ देर तक इसी तरह खड़े रहे और नीचे बामियान की वादियों की ओर देखते रहे। मैं इस जगह को जितना प्यार करता हूँ, कभी कभी मैं इससे छोड़कर चले जाने के बारे में सोचता हूँ, बाबी ने कहा। कहाँ जाने के लिए? कहीं भी।
जहाँ भूलना आसान हो। मेरा अंदाज़ा है कि पहले तो पाकिस्तान, शायद 1 या 2 बरसों के लिए। वहाँ रहकर आगे जाने के लिए कागज़ी कार्रवाई का इंतज़ार करूँगा। और तब खैर ये बहुत बड़ी दुनिया है। शायद अमेरिका, समंदर के करीब कोई जगह, जैसे कि कैलिफोर्निया। भाभी ने बताया कि अमेरिकी बहुत खुले दिल वाले लोग हैं। वो कुछ समय तक पैसे और खाने में मदद करते हैं, जब तक कि हम अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं। मैं काम खोज लूँगा और कुछ बरसों में जब हम काफ़ी बचत कर लेंगे और हम एक छोटा सा अफ़गानी रेस्टोरेंट खोल लेंगे। गौर करना, ज़्यादा सजावटी नहीं, बस एक छोटी सी जगह जहाँ कुछ टेबल और दरियाँ होंगी। शायद काबुल की कुछ तस्वीरें भी हों। हम अमेरिकियों को अफ़गानी खाने का मज़ा देंगे और तुम्हारी अम्मी के बनाए खाने से तो खाने वालों की सड़क पर कतारें लग जाएंगी। और तुम, बेशक तुम स्कूल जाना जारी रखोगी। तुम जानती हो मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ। ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि तुमको अच्छी तालीम मिले, हाई स्कूल के बाद कॉलेज। लेकिन अपने खाली वक्त में अगर तुम चाहो तो ऑर्डर लेने में, पानी के डब्बे भरने में और ऐसी चीज़ों में हमारी मदद कर सकती हो। भाभी ने कहा कि वो रेस्टोरेंट में जन्मदिन की दावतें, सगाइयों का जश्न और नए साल के जमावड़े करेंगे। ये दूसरे अफ़गानियों के लिए भी मिलने जुलने का अड्डा बन जाएगा, जो उनकी तरह जंग की वजह से वहाँ चले आएंगे। और देर रातों में सबके चले जाने पर जगह साफ़ करने के बाद वो तीनों खाली टेबल के बीच बैठकर चाय पियेंगे। तब वो थके हुए होंगे, लेकिन अपनी अच्छी किस्मत के लिए शुक्रगुजार भी होंगे। बात ख़त्म करके भाभी चुप हो गए। वो दोनों ही चुप थे। वो जानते थे कि मम्मी कहीं नहीं जाने वाली। अफ़गानिस्तान को छोड़ने के बारे में वो तब भी सोच नहीं सकती थी जबकि अहमद और नूर अभी ज़िंदा थे। और अब जब वो शहीद हो गए थे तो सारा सामान समेट कर चले जाना तो उससे भी बुरी बात होगी। उनका अपमान होगा। अब उनके बेटों ने जो कुर्बानी दी, ये उनके साथ गद्दारी और बेपरवाही होती। तुम इसके बारे में सोच भी कैसे सकते हो? लैला अम्मी को ये कहते हुए सुन सकती थी। क्या उनके मारे जाने का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है भाईजान? मुझे बस यही जानकर तसल्ली मिल जाती है कि मैं उसी ज़मीन पर चल रही हूँ जिनमें उनका खून जज्ब है। नहीं, कभी भी नहीं। और लैला जानती थी कि भाभी उनके बगैर कभी नहीं जाएंगे। भले ही अम्मी उनके लिए अब बीवी उतनी नहीं रह गई थी जितनी वो लैला की अम्मी थी। वो दिन में देखे गए इन सपनों को अम्मी की खातिर उसी तरह झाड़ देते जैसे वो काम से घर लौटने के बाद अपने कोट से आटा झाड़ते थे। और इसलिए वो यहीं रहेंगे। जंग ख़त्म होने तक वो इंतज़ार करेंगे और जंग के बाद भी जो सामने आएगा उसके लिए वो यहीं रहेंगे। लैला को याद आया कि एक बार अम्मी भाभी से कह रही थी कि उन्होंने एक ऐसे आदमी से शादी की थी जो अपने विचारों का पक्का नहीं था। अम्मी नहीं समझी थी। वो नहीं समझी थी कि अगर वो शीशे में देखती तो पाती कि वो एक ऐसे आदमी थे जो पूरी ज़िंदगी एक अडिग और मजबूत विचार पर टिके हुए थे। वो हमेशा अम्मी का ख्याल रखते थे। उबले हुए अंडों और आलूओं के साथ रोटी खाने के बाद तारिक ने शोर मचाती हुई बहती धारा के किनारे एक पेड़ के नीचे झपकी ली। उसने अपने कोट को सफाई के साथ मोड़ कर तकिया बनाया और सोते हुए उसने अपने हाथ सीने पर बांध लिए। ड्राइवर बादाम खरीदने के लिए गांव में चला गया। भाभी मोटे तने वाले अकासिया के पेड़ की जड़ों पर बैठकर एक पेपर बैग पढ़ने लगे। लैला इस किताब के बारे में जानती थी। ये सांतियागो नाम के एक बूढ़े मछुआरे की कहानी कहती थी जिसने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली थी। नाव को महफूज जगह पर पहुंचाने तक उसकी मछली का कुछ भी हिस्सा नहीं बचा था। शार्कों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लैला ने नाले के किनारे बैठकर अपने पांव उसके ठंडे पानी में उतार दिए। ऊपर मच्छर भनभना रहे थे और भुएं नाच रहे थे। एक पतंगे ने पास में ही पर माले। लैला को घास की एक पत्ती से दूसरी पर उड़ते हुए इसके परों पर चमकती धूप की झलक मिली। पहले वो जामुनी लगे, फिर हरे, नारंगी। नाले के पार मुकामी हज़ारा लड़कों का एक झुंड ज़मीन पर से गाय के सूखे हुए गोबर के टुकड़े बीन कर अपनी पीठ पर बंधी झोली में जमा कर रहा था। कहीं कहीं गधे घूम रहे थे और एक जनरेटर चल रहा था। लैला ने फिर से भाभी के छोटे से सपने के बारे में सोचा। समंदर के करीब किसी जगह कुछ था जिसे लैला ने बुद्ध के ऊपर खड़े हुए भाभी को नहीं बताया था। वो ये बात थी कि एक तरह से अच्छा ही था कि वो नहीं जा सकते थे। उसे गीती और उसकी खुशी से चमकते चेहरे की बहुत कमी महसूस होती, और हाँ, हसीना की भी। उसके साथ की पागलपन से भरी हुई हंसी और मजाकों की कमी महसूस होती। लेकिन सबसे ज़्यादा लैला को याद आई तारिक के बिना बिताए गए उन 4 हफ्तों की बेचैनी की जब वो गजनी चला गया था।
उसे याद आया कि किस तरह उसके बिना समय घिसट घिसट कर बीतता था। कैसे उसे लगता था कि वो भटक गई है, उसका संतुलन खो दिया है। वो हमेशा के लिए तारिक से अलग हो जाने को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। शायद ऐसे देश में किसी के करीब रहने की ऐसी ज़बरदस्त इच्छा बेतुकी हो जहाँ उसके अपने भाइयों को गोलियों ने छलनी कर दिया हो। लेकिन लैला को बस वो दृश्य याद करने भर की देर थी जिसमें तारिक अपनी नकली पैर उठाए खादिम की तरफ बढ़ रहा था, और फिर दुनिया की कोई भी चीज़ उसे अपने से ज़्यादा मुनासिब नहीं लगती। 6 महीनों के बाद 1988 के अप्रैल महीने में बाबी एक बड़ी खबर के साथ घर लौटे। उन्होंने एक करार किया है, उन्होंने कहा, जेनेवा में। ये ऑफिशियल करार है। वो जान रहे हैं 9 महीनों के भीतर भीतर अफ़गानिस्तान में कोई सोवियत नहीं रह जाएगा। अम्मी बिस्तर पर बैठी थी, उन्होंने कंधे झटके। लेकिन कम्युनिस्टों की तो हुकूमत बनी रहेगी। नजीबुल्ला सोवियतों का कठपुतली सदर है, वो कहीं नहीं जाने वाला। नहीं, जंग जारी रहेगी, इसका अंत नहीं है। नजीबुल्लाह नहीं टिकेगा, बाबी ने कहा। वो जा रहे हैं? अम्मी, वो सचमुच जा रहे हैं? तुम दोनों चाहो तो जश्न मना सकते हो, लेकिन मुझे तब तक चैन नहीं जब तक विजेता मुजाहिदीन यहाँ काबुल में परेड नहीं करते। और इसी के साथ वो फिर से लेट गई और कंबल खींच लिया। जनवरी 1989। लैला के 11 साल का होने से 3 महीने पहले यानी 1989 की जनवरी के एक सर्द और लंबे लगने वाले दिन में लैला, उसकी अम्मी, अबू और हसीना शहर से जा रहे आखिरी सोवियत कारवां को देखने गए। वज़ीर अकबर खान के पास मिलिट्री क्लब के बाहर रास्ते के दोनों तरफ तमाशबीन जमा थे। कीचड़ में सनी बर्फ़ में खड़े होकर उन्होंने तोपों, हथियारबंद ट्रकों और जीपों की कतारों को देखा। गिरती हुई हल्की बर्फ़ उनकी गुजरती हुई हेडलाइटों में चमक रही थी। लोग उन पर चिल्लाते हुए फप्तियाँ कस रहे थे। अफ़गानी फ़ौजें लोगों को सड़क से दूर कर रही थी और कभी कभी उनको चेतावनियों में गोलियां दागनी पड़ती। अम्मी ने अहमद और नूर की एक तस्वीर अपने सर के ऊपर उठा रखी थी। ये वो तस्वीर थी जिसमें वो नाशपाती के पेड़ के नीचे पीठ से पीठ सटाए बैठे हुए थे। उनकी तरह दूसरी औरतों ने भी अपने शहीद शौहरों, बेटों, भाइयों की तस्वीरें उठा रखी थी। तभी पीछे से लैला और हसीना के कंधे तारिक ने थपथपाए। उसने एक अजीब सी बड़ी सी रूसी फर की टोपी पहन रखी थी। उसमें कान के फीते भी लगे थे जिनको तारिक ने खींच रखा था। मैं कैसा दिख रहा हूँ? अजीब, लैला हंसी। यही तो आइडिया है। तुम्हारे अम्मी अब्बू ऐसी पोशाक में तुम्हारे साथ आए हैं? नहीं, असल में वो घर पर हैं। पिछले पतझड़ में गजनी में तारिक के चाचा दिल के दौरे से गुजर गए और कुछ हफ्तों के बाद तारिक के अब्बा को भी दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद वो कमज़ोर हो गए।